हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, जितने बच्चे क्लास 10th में और 1 मार्च को गणित का पेपर देने वाले उनके लिए सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है। मेरे प्यारों, जो आज मैं आप लोगों को गणित का एक ऐसा वायरल पेपर बताने वाला हूं जो कि 100% आपको देखने को मिलेगा 1 मार्च को। आप लोगों को कोड नोट कर लो, 822 HX कोड है मेरे प्यारे बच्चों। और आज मैं आप लोगों को 70 में 70 में बिल्कुल पक्का कराने वाला हूँ। सारा क्वेश्चन बताने वाला हूँ, एक भी क्वेश्चन छोड़ूंगा नहीं, पूरा डिटेल में। एडमिट कार्ड लेकर जाना, सही से अनुक्रमांक और नाम यहाँ पे डाल लीजिएगा। और इस पेपर को हल करने के लिए आपके पास समय रहेंगे 3 घंटे 15 मिनट में इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना होगा। नीचे जब पढ़ोगे तो नोट दिया गया, नोट में बोला कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। मतलब कि 15 मिनट इस क्वेश्चन पेपर को आप पढ़ोगे और 3 घंटे में इस पेपर को सॉल्व करना है। यह है पहला निर्देश। निर्देश की अगर हम बात करें, नोट तो आपको हो गया। निर्देश में पहला है कि सभी प्रश्न अनिवार्य है, मतलब जितने भी प्रश्न दिए गए इस पेपर में सारे प्रश्न करना अनिवार्य है। दूसरा है कि इस प्रश्न पत्र के 2 खंड है, मतलब यह पेपर 2 खंडों में बना हुआ है। ठीक है, जिसमें से पहले आता है खंड अ, और खंड अ में 20 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न है जिनके उत्तर OMR शीट पे देना है। खंड अ में 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, उनका उत्तर कहाँ पे देना होगा? OMR शीट पे देना होगा। अगला है कि OMR शीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर व्हाइटनर आदि का प्रयोग न करें। कहने का मतलब एक बार जो आपने ऑप्शन रंग दिया उसको रंग दिया, ना तो दोबारा उसे काटना है, ना तो इरेजर द्वारा उसे मिटाना है। इसके बाद है पांचवा कि खंड ब में 50 अंक के संक्षिप्त उत्तर प्रकार या वर्णनात्मक प्रश्न है। खंड ब में 50 नंबर के वर्णनात्मक प्रश्न रहेंगे, अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय। 2, 4 और 6 नंबर वाले प्रश्न देखने को मिलेगा आपको। इसके बाद है कि खंड ब में कुल 5 प्रश्न दिए गए हैं। अगला है प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्ट लिख दिया गया है कि उसके कितने खंड आपको करने हैं। शुरू में ही आपको बता दिया गया है कि कितने खंड उसको करना है। अगला है प्रत्येक प्रश्न के अंक उनके सम्मुख अंकित है, मतलब हर एक प्रश्न के आगे लिखा हुआ मिलेगा कि प्रश्न 1 नंबर का है, कि 2 नंबर का है, कि 4 नंबर का है, कि 6 नंबर का है। जितना भी नंबर का होगा हर एक प्रश्न के आगे लिखा हुआ मिलेगा। कह रहा है कि प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए और अंत तक जाइए। उस प्रश्न पे समय नष्ट मत कीजिए जो आप हल नहीं कर सकते हैं। कह रहा है कि शुरू से लेकर लास्ट तक हल करना है, जो नहीं आ रहा है उस पर समय नष्ट मत कीजिए, आगे बढ़ जाइए, उसको छोड़ दीजिए। लेकिन ऐसा हो ही नहीं पाएगा, अगर आप वीडियो पूरा देखोगे तो एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे मेरे प्यार। जो सारे के सारे क्वेश्चन 1 नंबर वाले, 2 नंबर वाले, 4 नंबर वाले, 6 नंबर वाले, जितने भी प्रश्न है सारे प्रश्नों के अटेम्प्ट कर पाओगे, क्योंकि पूरा का पूरा सोल्यूशन बताया हूँ। तो इसने अभी मैंने यहाँ पे पूरा निर्देश आपको पढ़ के सुना दिया। पीछे आप लोगों का पेपर इधर है, पेपर स्टार्ट करके मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। देखिए मेरे प्यारों, जो पेपर यहाँ से स्टार्ट होता है आप लोगों का खंड अ। वो तो निर्देश था, निर्देश पढ़ के सुना दिया। खंड अ, और खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न है। 20 बहुविकल्पीय प्रश्न दिएगा आप लोगों को खंड अ में। पहला प्रश्न देखिए कितना आसान है मेरे प्यारों बच्चों। पहला प्रश्न बोला है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 245 और 1037 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 5 शेषफल प्राप्त होता है, तो वो कौन सी संख्या होगी? मेरे प्यारे बच्चों, वो बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 245 और 1037 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 5 शेषफल बचता है, तो वो कौन सी संख्या होगी? मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले हम लोग कि 245 यहां पे नोट करेंगे और यहां पे दिया है 1037। बहुत आसान है मेरे प्यारे बच्चों, 1037। अब क्या करना है कि शेषफल 5 बचता है दोनों स्थिति में। तो जो शेषफल बचता है दोनों में से 5 शेषफल क्या कर दीजिए आप? माइनस कर दीजिए। तो इसमें से भी 5 माइनस कर दिया और इसमें से भी 5 हमने माइनस कर दिया। जब माइनस करोगे तो यहाँ पे मिलेगा आपको 240, और जब इसको माइनस किए आपने तो मिलेगा यहाँ पे 1032। ठीक है, अब इसके बाद करना क्या मेरे प्यारे बच्चों, ट्रिक बताता हूं। जब यहां बोल दिया वह बड़ी से बड़ी संख्या बोल देगा, तो बड़ी से बड़ी संख्या बोल देगा तो ट्रिक समझो कि हमेशा आपको एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, अगर यही छोटी से छोटी संख्या बोल देता तो एलसीएम निकालना पड़ता है। तो सब कुछ बता रहा हूं, तो बड़ी से बड़ी संख्या बोला, एचसीएफ निकालना है। तो 240 जो बचा है और यहाँ पे 1032 जो बचा है, उसका आप निकालो मेरे प्यारे बच्चों एचसीएफ, मतलब मस। तो मस निकालने के लिए सबसे पहले हमें इसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ना होगा। तो सबसे पहले हम लोग इधर 240 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे और इधर हम करेंगे 1032 का अभाज्य गुणनखंड। इतना डिटेल कोई नहीं बता सकता है आप लोगों को, मैं एक एक वर्ड आप लोगों को बताते चल रहा हूं क्योंकि ये पेपर आने वाला है और सारे बच्चे 70 में 70 नंबर लेकर आओगे। सबसे पहले 2 से कटाएंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, फिर 0, 120 बार में। फिर 2 से कट जाएगा, 2 6 के 12, फिर 0। फिर 2 से कट जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 2 से कितने बार में कटेगा? 2 3 6, फिर 0, 30 बार में कट जाएगा। फिर यह 2 से कट जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 2 से कटाओगे तो 2 एकम 2, 2 पांचे 10, 15 बार में कट जाएगा। अब यह 2 से नहीं कटेगा, अब यह 3 से कटेगा, तो 3 पांचे 15। अब यह 5 जो है 5 से कटेगा, तो 5 एकम 5। इसको आपने अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ दिया।
इसी तरह 1032 को तोड़िए, तो 1032 को तोड़ेंगे तो क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले 2 से कटाएंगे, तो 2 पाँचे 10, 2 एकम 2 और 2 छके 12, ठीक है। फिर 2 से कटाओगे मेरे प्यारे बच्चों, तो 2 दूनी के 4, 2 पाँचे 10, 2 आठे 16, 258 बार में। फिर 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी के 4 और 2 नवा 18, ठीक है। इसके बाद कितने बार में कटेगा मेरे प्यारे बच्चों, तो 9 2 11 1 12, 3 से कट जाएगा, तो 3 चौको 12 और 3 तिहाई 9, 43, ठीक है। अब यह 43 सिर्फ 43 से ही कटेगा मेरे प्यारे बच्चों, तो 43 से 43 कट गया। अब करना क्या है, तो अब इसको लिखिए, इसको हम लोग लिखेंगे 240 बराबर मेरे प्यारे बच्चों, क्या लिख सकते हैं 240 को, दो देखिए कितने बार आया है, 1 2 3 4, दो जो है 4 बार आया है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 पे पावर 4, गुड़े 3 1 बार आया है तो यह 3 पे पावर 1, गुड़े 5 भी 1 बार आया है तो 5 पे पावर 1, समझ में आ गया। इसी तरह 1032, तो 1032 को हम लोग जब लिखेंगे तो 2 कितने बार आया है, 1 2 3, 2 3 बार आया है तो 2 पे पावर 3 कर देंगे, गुड़े 3 1 बार आया है तो 3 पे पावर 1, गुड़े 43 1 बार आया है तो 43 पे पावर 1। अब हमें ज्ञात करना क्या था मेरे प्यारों चो, एचसीएफ। एचसीएफ का ट्रिक क्या होता है, एचसीएफ ये होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखेंगे कि इन दोनों में कौन कॉमन मिल रहा है, तो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, बस। तो 2 इसमें है तो 2 को ले लेंगे, गुणे 3 इसमें है तो 3 को ले लेंगे। लेकिन याद रहे कि जब आप एचसीएफ निकाले हो तो सबसे छोटी घात लेते हैं, तो 2 की सबसे छोटी घात कौन सी है, 2 पे पावर 3, तो 2 पे पावर 3 ले लेंगे। इसी तरह 3 की सबसे छोटी घात क्या है, तो 3 पे पावर 1, तो 3 पे पावर 1 ले लेंगे। अब मेरे प्यारे बच्चों 2 पे पावर 3 का मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, तो ये क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 8, गुणे 3 पे पावर 1 का मतलब 3, गुणा करेंगे तो 8 त्रिके 24। अब ये 24 जो मेरे प्यारे बच्चों वो आ गया HCF। क्या आ गया मेरे प्यारे बच्चों, HCF आ गया। और यही देखें ऑप्शन में दिया है कि नहीं मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल देना चाहिए इसको। चलिए ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन जब चेक करोगे तो सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। इतना डिटेल में कोई बताएगा आप लोगों को, बताना इतना डिटेल में कोई आप लोगों को पूरे यूट्यूब चैनल पे नहीं बता पाएगा। चलिए, लेकिन मैं चाहता हूं कि सारे बच्चों का 70 में 70 नंबर आए, इसलिए मैं इतना डिटेल बता रहा हूं। आगे बढ़ेंगे, दूसरा प्रश्न देखेंगे। देखिए दूसरा प्रश्न क्या है मेरे प्यारे बच्चों, कि एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या होगी। ये तो बहुत सिंपल है मेरे प्यारे बच्चों। त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या, त्रिघात बहुपद कैसे लिखा जाता है, ए एक्स क्यू प्लस हम बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स, ठीक है, प्लस डी, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, त्रिघात बहुपद को। तो एक बात याद रखना कि त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या, तो इसमें सबसे अधिक घात किसकी है, 3 की, तो इसलिए 3 शून्यक होंगे, ठीक है। इसी तरह अगर द्विघात रहता कि द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या, तो द्विघात में 2 हो जाता। तो त्रिघात में शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, 3, क्योंकि सबसे बड़ी घात 3 की होती है, तो जितनी बड़ी घात होती है उतना शून्य निकलता है। क्लियर है। चलिए, आसान था बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे प्रश्न नंबर तीसरा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए तीसरा प्रश्न है कि समीकरण दिया हुआ है 2x प्लस ए वाई बराबर 1 और एक दिया है 3x माइनस 5y बराबर 7 का कोई भी हल नहीं होगा यदि ए का मान होगा। तो दो समीकरण दिया है, बोला कि इसका कोई हल नहीं होगा, तो ए का मान क्या होगा। मेरे प्यारे बच्चों बहुत सिंपल है, बस एक चीज आपको जानना होगा कि कोई हल नहीं होने का प्रतिबंध क्या होता है। कोई हल नहीं होने का प्रतिबंध क्या होता है, अगर यह मालूम है तो यह प्रश्न बिल्कुल 2 मिनट के अंदर कर दोगे। कोई हल नहीं, कोई हल नहीं है, तो कोई हल नहीं है अगर बोल दिया तो इसका प्रतिबंध क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, इसका होता है a1 बाटा a2 बराबर होता है मेरे प्यारे बच्चों b1 बाटा b2 के, और यह बराबर नहीं होता है c1 बाटा c2 के। अगर यह मालूम है तो क्वेश्चन को कर डालोगे। तो कोई हल नहीं होने का प्रतिबंध मेरे प्यारे बच्चों यही होता है। आपको करना क्या है कि पहले वाले समीकरण से a1 b1 c1 की वैल्यू निकाल लो, दूसरे वाले समीकरण से a2 b2 c2 की वैल्यू निकाल लो, सिंपल है। तो पहला वाला समीकरण है हमारे पास, यहाँ पे नोट करेंगे 2x प्लस ए वाई बराबर 1, दूसरा है 3x माइनस 5y बराबर 7। सबसे पहले करना क्या है, एक बात याद रखना कि इस साइड आपको 0 बनाना है, मतलब 1 को इधर लाइए और 7 को इधर लाइए, तो ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 2x प्लस ए वाई
और प्लस एक इधर आएगा तो माइनस एक, बराबर इधर बच जाएगा 0। आइए क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 3x माइनस 5y प्लस 7 इधर आएगा तो -7, बराबर में इधर बच जाएगा 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि यहां से a1 b1 और c1 का वैल्यू आराम से निकाल देंगे, और दूसरे वाले समीकरण से मेरे प्यारे बच्चों हम यहां क्या करेंगे, a2 b2 और c2 की वैल्यू निकाल देंगे। देखिए बहुत आसान होता है निकालना है। a1 जो होता है x का गुणांक होता है, तो x का गुणांक 2, तो a1 का वैल्यू हो गया 2। इसी तरह b1 जो होता है y का गुणांक a है, तो ये हो जाएगा a। c1 मतलब अचर पद माइनस के 1। ठीक है, इसी तरह a2, तो a2 x का गुणांक क्या हो जाएगा 3, b2 y का गुणांक क्या हो जाएगा माइनस के 5, c2 अचर पद क्या हो जाएगा माइनस के 7। है कि नहीं सिंपल। बस अब क्या करना है, a1 b1 c1 a2 b2 c2 का वैल्यू निकल गया। अब इस वाले समीकरण में रख दीजिए a1 बटा a2, तो a1 का वैल्यू क्या है 2 बटे a2 का वैल्यू कितना है 3, तो 2 बटे 3 बराबर b1 बटा b2, b1 का वैल्यू क्या है a और b2 का वैल्यू कितना है माइनस के 5, बराबर नहीं है c1 बटा c2, c1 का वैल्यू माइनस के 1 और बटे में c2 का वैल्यू कितना है माइनस के 7। अब इसे हल करना है तो बराबर है तो इसको छोड़ दो। ठीक है, ये बराबर नहीं है तो इसको छोड़ दो, बस इतना ही पार्ट आप हल कर दो, आंसर मालूम चल जाएगा आपको। तो 1 को गुणा 3 में करोगे तो ये हो जाएगा 3a बराबर -5 को गुणा 2 में करोगे तो 5 दूनी के 10, माइनस के 10 हो जाएगा। और जब यहाँ पे a बराबर निकालोगे तो a बराबर -10 और ये 3 गुणा में इधर आएगा तो 3 भाग में हो जाएगा, तो a बराबर क्या आ गया -10 बटे के 3। यही हो जाएगा मेरे प्यारों जो आंसर। देखिए ऑप्शन में दिया है a बराबर -10 बटा 3, तो -10 बटे 3 का मतलब यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए है कि नहीं, बिल्कुल मेरे प्यारों जो समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न नंबर 4। देखिए मेरे प्यारों जो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, बोला है क्वेश्चन नंबर 4 कि यदि समीकरण 2x² प्लस ax प्लस 6 बराबर 0 का एक मूल 2 है तो a का मान होगा। मेरे प्यार बच्चों जब भी आपको समीकरण देकर और एक मूल आपको दिया हो और यहाँ पे a का मान पूछे, तो सबसे पहले करना क्या है कि जो एक मूल दिया होता है वो मेरे प्यार बच्चों वह x की ही वैल्यू होती है। तो जब भी मूल जो दिया होता है उसको समझ लीजिए कि x का वैल्यू दिया है, तो x बराबर आपको मालूम चल गया कि 2 होने वाला है। और समीकरण आपको दे रखा है यहाँ पे कि 2x² प्लस ax प्लस 6 बराबर 0। अब आपको करना क्या है कि जहां पे भी मेरे प्यारों जो x दिखेगा वहां पे आपको 2 रखना है, तो ये हो जाएगा आपका 2 गुणे x², तो x की जगह हम लिखेंगे 2, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा a गुणे x आ गया तो x की जगह आप रखोगे 2 और प्लस ये हो जाएगा 6 बराबर में मेरे प्यारों 0। तो जब इसे हल करोगे मेरे प्यारों तो ये हो जाएगा आपका 2 गुणे 2 का स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 4 प्लस 2 को गुणा में करोगे तो हो जाएगा मेरे प्यारों 2a और प्लस ये हो जाएगा 6 बराबर में 0। अब इसे गुणा करोगे तो 4 दूनी के 8, तो 8 प्लस 2a प्लस 6 बराबर में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब 8 और 6 कितना होता है 14, तो हो जाएगा 14 प्लस 2a बराबर में हो जाएगा मेरे प्यारों 0। अब क्या करोगे तो ये हो जाएगा 2a बराबर प्लस 14 उधर जाएगा तो हो जाएगा मेरे प्यार माइनस के 14। ठीक है, यहां से जब a का वैल्यू निकालोगे तो a बराबर क्या हो जाएगा -14, 2 गुणा में तो 2 उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। जब इसे कटा दोगे मेरे प्यार बच्चों तो a बराबर 2 साते 14 माइनस के 7, तो a का मान आ गया मेरे प्यार बच्चों माइनस के 7। देखिए ऑप्शन में दिया है, देना ही उसको चाहिए, और देगा क्यों नहीं, डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब बताइए समझ में आ गया आप लोगों को। तो जब भी मूल देते हैं समझ लेना कि x का वैल्यू दिया है, जहां पे भी x आएगा उसका वैल्यू रख दो, a का मान ऑटोमेटिक निकल के चला जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां। चलिए मेरे प्यार बच्चों 5वां देख लीजिए क्या है। कह रहा है कि समांतर श्रेणी आपको दिया हुआ है -62 -59 डॉट 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 7 और 10 का 11वां पद क्या होगा। 11वां पद पूछा है मेरे प्यार बच्चों, समांतर श्रेणी दे रखा है 11वां पद पूछा है। देखिए कैसे इसको लगाएंगे, ये भी बहुत ही ज्यादा सिंपल है। सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या मेरे प्यार बच्चों कि आपको मालूम है कि यहाँ पे -62 जो है वो a का मान होगा। a मतलब प्रथम पद आपको -62 दे रखा है, ये बात तो आपको भी मालूम है। इसके बाद मेरे प्यार बच्चों हम क्या करेंगे, सर्वांतर निकालेंगे d।
डी मतलब सर्वांतर निकालेंगे। सर्वांतर कैसे निकलता है मेरे प्यारे बच्चों, तो A2 माइनस A1, A2 में से A1 को घटा दीजिए। तो आपको मालूम है कि A2 यहाँ पे आपका क्या है, माइनस के 59, तो माइनस के 59 में से घटा दीजिए A1, A1 आपका है माइनस के 62, तो यहाँ माइनस 62 आप क्या करेंगे, घटा दीजिए। जब माइनस 62 घटाओगे तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिए, तो हो जाएगा माइनस 59, माइनस गुणा माइनस में होगा तो हो जाएगा प्लस 62। ठीक है, तो यहाँ माइनस 59 और प्लस 62। ठीक है, घटाओगे तो 62 में से 59 जाएगा तो 3 बचेगा, और यह डी का वैल्यू आ गया। तो सर्वांतर जो है आ गया मेरे प्यारे बच्चों 3। और यहाँ प्रथम पद आपको दिया है ए बराबर माइनस के 62। ठीक है, दोनों वैल्यू निकल गया। और 11वां पद पूछा है, मतलब एन, एन बराबर 11, 11वां पद पूछा है ना, तो एन मतलब 11वां, तो एन का वैल्यू 11 आ गया। अब हमको मालूम है मेरे प्यारे बच्चों, फार्मूला हम जानते हैं कि चूंकि हम जानते हैं कि किसी भी संख्या का कोई भी पद अगर एनवा पद निकालना है तो फार्मूला होता है यहाँ पे कि A1 प्लस एन माइनस 1 कोष्टक बंद इंटू डी, यही फार्मूला होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, याद होगा आप लोगों को। तो हमें यहाँ पे 11वां पद निकालना है, तो A11 बराबर A1, A1 का वैल्यू अभी आपने देखा कितना था, माइनस 62, तो यहाँ लिखेंगे माइनस के 62 प्लस कोष्टक में एन, एन का मान कितना है मेरे प्यारे बच्चों, तो एन का मान कितना है यहाँ पे 10। ठीक है, एन का मान 10 कर रहा हूं, एन का मान 11 है ना, तो एन का मान 11 है तो एन की जगह आप 11 रख लीजिए, और माइनस 1 इंटू में डी, सर्वांतर कितना है 3, तो यहाँ रख लीजिए 3, बस वैल्यू ही तो रखना था। तो यहाँ पे 11वां पद आ जाएगा बराबर मेरे प्यारे बच्चों माइनस के 62 प्लस, ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 11 में से 1 जाएगा तो 10, 10 गुणे 3, तो यहां से हो जाएगा आपका 11वां पद बराबर माइनस 62 प्लस 10 तिहाई 30, तो अब यहाँ पे हो जाएगा 11वां पद बराबर, तो यहाँ 30 और माइनस 62 घटेगा, तो घटा दीजिए कितना हो जाएगा 32, और चिन्ह बड़े वाला लगेगा माइनस, तो 11वां पद जो आ गया मेरे प्यारे बच्चों 32 आ गया, माइनस के 32। देखिए कितना आसान है, तो माइनस के 32 देखिए दिया है ऑप्शन में, तो माइनस के 32 मतलब आप देख पा रहे हो बी वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों, है कि नहीं आसान, बिल्कुल आसान है मेरे प्यारे बच्चों, एक एक वर्ड आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। चलिए मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, अब क्या बोला है, किसी समबाहु त्रिभुज एबीसी में यदि एडी जो है बीसी पे लंब हो तो एडी स्क्वायर बराबर होगा। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा चित्र बनाना पड़ेगा, समबाहु त्रिभुज बोला है ना, मतलब कि तीनों भुजाएं जो होगा वह बराबर होगा, तो समबाहु त्रिभुज बोला है, तो हम एक समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखिए हमने क्या किया मेरे प्यारे बच्चों, एक समबाहु त्रिभुज यहाँ बना लिया, समबाहु त्रिभुज एबीसी, तो इसका नाम ए रख दिया, इसका नाम मैंने बी रख दिया, और इसका नाम मैंने सी रख दिया। एबीसी एक समबाहु त्रिभुज हमने बना दिया। उसने बोला है कि एडी बीसी पे लंब है, तो बीसी पे एडी लंब है, तो यहाँ पे एक भुजा डाल देते हैं, इसका नाम डी रख देते हैं, तो एडी जो है बीसी पे लंब हो गया, जो बोला है वही हमने काम किया। फिर बोला है कि एडी स्क्वायर बराबर होगा, तो लंब 90 अंश पे होता है, आपको मालूम है, तो एडी स्क्वायर बराबर हमसे पूछा है कि क्या होगा। अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से आप समझने का प्रयास कीजिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक छोटा त्रिभुज आपको दिख रहा होगा ए डी सी, तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए डी सी में, अब यहां से ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। त्रिभुज एडीसी में क्या लगाएंगे हम, पाइथागोरस नियम, तो 90 अंश के सामने वाले भुजा क्या कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों, कर्ण, तो ये क्या कहलाएगा कर्ण, और ये आपका लंब है, और ये आपका डीसी आधार हो जाएगा, इतना तो मालूम है। तो हम लिखेंगे त्रिभुज एडीसी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय से मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चों, कि कर्ण का स्क्वायर, कर्ण मतलब एसी का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब मतलब एडी का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर मतलब मेरे प्यारे बच्चों डीसी का स्क्वायर। फॉर्मूला तो ये कहता है ना कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, कितना रटे हो, जानते ही हो आप लोग, क्लियर है। अब बस वैल्यू रखिए यहाँ पे, तो मेरे प्यार बच्चों यहाँ पे एसी का स्क्वायर, ठीक है। अब एक बात समझने का प्रयास कीजिएगा, ये जो एसी है मेरे प्यार बच्चों, एसी, तो एसी जो है मेरे प्यार बच्चों वो बीसी के बराबर होगा। हम एक बात बताते हैं,
AC भुजा जो होगा वो BC के बराबर होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं बराबर होती हैं। AC जो है BC के बराबर होगा ही होगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं बराबर होती हैं, हम जानते हैं। तो हम AC की जगह क्या लिख देंगे? BC। तो ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों BC का स्क्वायर बराबर, ठीक है, BC का स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा आपका AD का स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों DC का स्क्वायर। और यहाँ भी लिख दीजिएगा कि चूंकि हम इसलिए किए हैं क्योंकि AC जो है वो BC के क्या है? बराबर है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज ऑलरेडी बोल रखा है इसने। यहां तक क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? किसी बच्चे को डाउट नहीं होना चाहिए। अब एक बात ध्यान से समझिए, ये जो BC है तो BC, ठीक है, BC जो है मेरे प्यारे बच्चों वो DC का दुगना है कि नहीं? अब ध्यान समझिए, यहां तक भुजा जो BC है तो यह BC जो है वो DC का दुगना है कि नहीं? बिल्कुल दुगना है, क्योंकि यह मध्य बिंदु है। तो BC जो है DC का दुगना है, तो BC को हम लिख सकते हैं 2DC। लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल, 2DC का ये हो गया होल स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा आपका AD का स्क्वायर धन DC का स्क्वायर। किस लिए इसलिए हमने किया है यहाँ पे लिख दीजिएगा, चूंकि या इसलिए नहीं, चूंकि BC जो है BC बराबर 2DC है, इसलिए हमने यह काम किया है। कितना सिंपल है, देखिए बहुत सिंपल है। तो 2DC का स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 4DC स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा आपका AD का स्क्वायर और प्लस DC का स्क्वायर। अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से समझिए, 4DC स्क्वायर या प्लस DC स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस DC स्क्वायर हो जाएगा बराबर इधर बच गया आपका AD का स्क्वायर। अब देखिए 4DC स्क्वायर में से एक DC स्क्वायर घट जाएगा तो 3DC स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका AD स्क्वायर, ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन में पूछा क्या था हमसे? AD स्क्वायर बराबर क्या होगा? तो AD स्क्वायर बराबर 3DC स्क्वायर होगा, क्योंकि इसी का वैल्यू तो पूछा था, तो इसका वैल्यू क्या गया? 3DC स्क्वायर। देखिए ऑप्शन में दिया है मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए ये तो क्वेश्चन है, ऑप्शन देखते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों चौथा वाला ऑप्शन देखिए दिख तो रहा है, चौथा वाला 3DC स्क्वायर कहिए चाहे CD स्क्वायर कहिए, चाहे इसको 3DC स्क्वायर कहिए चाहे CD स्क्वायर कीजिए, दोनों बात एक ही होती है। तो डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो गया। देख रहे हैं ना कितना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। देखिए मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 7वां। अब प्रश्न नंबर 7वां देखिए क्या है, दो बिंदु दिया है, एक 2,3 और एक 4,1 की बीच की दूरी बताइए। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी पूछा है हमसे मेरे प्यारे बच्चों, और दोनों बिंदु का निर्देशांक दे रखा है। तो चलिए इसे कैसे लगाते हैं समझने का प्रयास कीजिए। मान लीजिए कोई एक बिंदु ए यहाँ पे मान लेता हूं, ठीक है, और एक बिंदु बी यहाँ पे मान लेता हूं, ठीक है, हमने मान लिया। और ए का निर्देशांक उसने दे रखा है 2,3 और बी का निर्देशांक यहाँ पे दे रखा है 4,1। अब इन्हीं दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी पूछा है हमसे, कोई नहीं बताते हैं। तो 2,3 आपको मालूम है कि आपका x1 और ये आपका y1 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x2, y2 हो जाएगा। ये बात तो आपको भी जानकारी है। तो हमें पूछा है ए बी की बीच की दूरी बताइए। ए बी मतलब दो बिंदुओं के बीच की दूरी पूछा है, और आपको मालूम है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। आप चाहोगे तो x2 को आगे कर सकते हो, x1 को पीछे कर सकते हो, y2 को आगे कर देना, y1 को पीछे कर देना, कोई आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहां से अगर हम ए बी बराबर देखें तो यहाँ पे जब वैल्यू हम लोग पुटअप करेंगे तो x1 का वैल्यू तो 2 है, तो यहाँ लिखेंगे 2 माइनस x2 का वैल्यू 4 है तो 4, तो 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y1 का वैल्यू तो यहाँ पे 3 है और माइनस y2 का वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। समझ में आया आप लोगों को? तो ये हो जाएगा ए बी बराबर करनी में क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 2 माइनस 4, तो 2 माइनस 4 का मतलब कि माइनस के 2, ठीक है, इसका होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1, तो 3 में से 1 जाएगा तो 2, तो 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे जब हल करेंगे तो ए बी बराबर मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? करनी में -2 का स्क्वायर करोगे तो प्लस के 4 आने वाला है, और 2 का भी स्क्वायर करोगे तो प्लस के 4 ही आने वाले हैं। तो यहां से ए बी बराबर मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? करनी में 4 और 4 मिलके होते हैं 8। तो ए बी बराबर हम लोग क्या करेंगे कि 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों? 4 गुणे 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा ए बी बराबर, तो 4 का वर्गमूल तो 2 बाहर आ जाएगा,
लेकिन 2 का वर्गमूल नहीं निकलता है तो 2 तो करड़ी में ही रहने वाला है। तो ए बी बराबर आ गया आपका 2 करड़ी में 2 इकाई, 2 करड़ी में 2 इकाई, क्योंकि यूनिट हमको मालूम नहीं है तो यूनिट इकाई होगा। तो देखिए इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितना गया, 2 करड़ी में 2 इकाई। देखिए दिया है ऑप्शन में, देना ही चाहिए। तो देखिए सी वाला ऑप्शन 2 करड़ी में 2 इकाई दिख रहा है, बिल्कुल मेरे प्यारों चो यही हो जाएगा आप लोगों का राइट आंसर। समझ में आ गया? चलिए बिल्कुल आराम से हल करते रहिए, क्योंकि 70 में 70 नंबर आप लोगों को लाना है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 8वां, क्वेश्चन नंबर 8वां क्या है मेरे प्यारे बच्चों, बोला है कि यदि cos a बराबर 7/25 दे रखा है तो पूछा है कि tan a प्लस cot a का मान क्या होगा। मेरे प्यारे बच्चों ये भी प्रश्न बहुत ही ज्यादा सिंपल है, देखिए ध्यान से कैसे इसको हल करेंगे। तो आपको दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों cos a का मान, cos a बराबर दे रखा है 7/25 दे रखा है, और आपसे वैल्यू किसका पूछा है, तो पूछा है कि tan a प्लस कॉट ए का मान हमें बताइए। अब मेरे प्यारों बच्चों आप ध्यान से एक चीज समझिए कि कॉस ए बराबर 7/25 दे रखा है। आपको मालूम है कि कॉस ए बराबर क्या होता है, आधार बटे के कर्ण। ये बात तो आपको भी मालूम है, क्या होता है, आधार बटे के कर्ण होता है। तो एक चीज तो कंफर्म हो गया मेरे प्यारों बच्चों कि आधार यहाँ पे 7 हो गया, कर्ण आपका 25 हो गया। ठीक है, तो आधार आपका 7, कर्ण आपका 25 हो गया। आपको निकालना पड़ेगा लंब, तो लंब निकाल लीजिए। और आपको मालूम है कि लंब बराबर क्या होता है, तो लंब बराबर करनी में मेरे प्यारे बच्चों होता है कर्ण का स्क्वायर। क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, पाइथागोरस नियम के अनुसार यह होता है। तो इस फार्मूले से पहले आप लंब निकाल लो, तो चलिए लंब निकाल देते हैं। तो लंब निकालोगे तो यह हो जाएगा करनी में कर्ण का स्क्वायर, कर्ण तो आपका 25 है, तो हो जाएगा 25 का होल स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, आधार तो 7 है तो हो जाएगा 7 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों हो जाएगा आपका 25 का 625 और माइनस 7 का स्क्वायर करोगे तो 7 7 49 होता है। तो यहाँ से आप जब 625 माइनस 49, तो 625 में से जब 49 घटाओगे तो कितना जगह 576, और 576 का वर्गमूल क्या होता है मेरे प्यारों, 24। क्या होता है 24। तो यहाँ आपने देखा कि लंब तो आपको मालूम चल गया कि लंब बराबर हो गया आपका 24। तो लंब भी मालूम चल गया, आधार और कर्ण मालूम था ही। अब यहाँ से वैल्यू रख लीजिए। अब मेरे प्यारों बच्चों सबसे अलग अलग पहले वैल्यू निकालिए। पहले आप tan a का मान निकालिए। तो tan a बराबर क्या होता है, तो tan a बराबर होता है लंब बटे के आधार। क्या होता है मेरे प्यारों बच्चों, लंब बटे के आधार होता है, लंब बटे आधार। तो आपको मालूम है कि लंब कितना है, लंब अभी हमने 24 निकाला और आधार दिया ही था 7, तो 24/7 जो है वो tan a का माना गया। इसी तरह हम पहले यहाँ पे cot a भी निकालेंगे। तो cot a क्या होता है, आधार बटे के लंब होता है, आधार बटे के क्या होता है मेरे प्यारों बच्चों, लंब होता है। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से कि आधार आपको दिया है कितना 7, और लंब कितना है मेरे प्यारों बच्चों, अभी निकाल के आए हैं हम लोग 24, तो 7/24। अब हमें वैल्यू तो पूछा था किसका, tan a प्लस कॉट a का मान हमसे पूछा था। तो वैल्यू रख लीजिए, tan a का मान तो 24/7 धन कॉट a का मान कितना है 7/24। ठीक है, चलिए निकालते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तब इसके निकालेंगे तो आप ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। 24 और 7 का एलसीएम लेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो कितना हो जाएगा, 168 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 168। जब 7 का भाग मेरे प्यारे बच्चों 168 में देंगे तो 24 बार जाएगा, और 24 को गुणा 24 में करेंगे तो आ जाएगा 576। बीच में आप प्लस लगा दीजिए। इसी तरह 24 का भाग जब 168 में दोगे तो 7 बार जाएगा, और 7 को गुणा जब 7 में करोगे तो 7 7 49 होगा मेरे प्यारे बच्चों। अब 576 और 49 जोड़ोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 625, अब बटे हो जाएगा नीचे आपका 168। ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों फाइनल आंसर। सबको समझ में आया है कि नहीं बताइए, एक एक वर्ड मैंने डिफाइन किया है मेरे प्यारे बच्चों। 625/168 का मतलब यहाँ पे 625/168 डी वाला ऑप्शन दिख रहा है ना, देखिए डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 9 देखेंगे। देखिए प्रश्न नंबर 9 क्या है कि एक समतल मैदान पर एक मीनार की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई की करनी में 3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। ठीक है, देखिए बिल्कुल आसान क्वेश्चन है मेरे प्यारों बच्चों, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे ये भी समझ में आएगा। अब बोला है कि यदि समतल मैदान पर, मतलब भूमि बिल्कुल समतल है, तो समतल मैदान पर एक मीनार की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई की करनी में 3 गुनी है। अब यहां से ध्यान से समझिए, यह हमने मान लिया कि यह समतल भूमि है।
और इस पे मैंने एक मीनार खड़ा कर रखा हूं, ये मीनार है। ठीक है, क्या है मेरे प्यारे बच्चों, मीनार है। मैं इसका नाम ए रख देता हूं, इसका नाम बी रख देता हूं, इसका नाम मैंने सी रख लिया। ठीक है, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। ए बी जो है मेरे प्यारे बच्चों मीनार है, ए बी जो है मीनार है, और इसकी मैंने ऊंचाई मान लिया एच। ठीक है, ये आपका मीनार है, और मीनार की ऊंचाई मैंने मान रखा है एच मीटर। क्या मैंने माना, एच मीटर। तो इसने बोला है कि एक समतल मैदान पर एक मीनार की छाया की लंबाई, तो ए बी अगर मीनार है तो ए सी उसकी छाया होगी, क्योंकि कोई चीज अगर वस्तु इस तरह खड़ी है तो उसकी छाया यही बनेगी। तो यह हो गया मेरे प्यारे बच्चों छाया। क्या हो गया, मीनार की छाया। बोल क्या रखा है कि एक समतल मैदान पर एक मीनार की छाया की लंबाई, तो छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई की कड़ी में 3 गुनी है, मतलब मीनार की ऊंचाई की कड़ी में 3 गुनी है। तो यच का अगर हम कड़ी में 3 गुना करूंगा तो ये हो जाएगा आपका कड़ी में 3 एच। ठीक है, होगा कि नहीं, बिल्कुल कड़ी में 3 गुना करूंगा, मतलब कि कड़ी में 3 का गुणा एच में कर दीजिए तो कड़ी में 3 एच हो गया। ये क्या है, छाया की लंबाई उसकी। पूछा क्या है, तो सूर्य का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण क्या होता है मेरे पास, नीचे से ऊपर देखने पे, नीचे से जब हम इस मीनार की देखेंगे उस बिंदु को, ऊपर वाले को, तो इसके बीच जो कोण बनता है वो उन्नयन कोण कहलाता है। सूर्य भगवान कहाँ पे है, यहाँ पे है, सूर्य जी यहाँ पे है। तो सूर्य का उन्नयन कोण थीटा वैल्यू पूछा है हमसे। अब देखिए कितना सिंपल है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पे सबसे पहले देखिए कौन सा त्रिभुज बना है, त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, ए बी सी कह रहा हूं, त्रिभुज यहाँ पे बन जाएगा आपका ए सी बी में, त्रिभुज ए सी बी में। अब त्रिभुज ए सी बी में आप ध्यान देंगे तो ये क्या मेरे प्यारे बच्चों, ये तो आपका 90 अंश है। 90 अंश के सामने वाले भुज आपको भी मालूम है मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है, कर्ण। 90 अंश के सामने वाला कर्ण हो गया। ठीक है, और थीटा वाले सामने वाले भुजा क्या कहलाएगा आपका, लंब। तो ये लंब हो गया, ये आपका आधार हो गया। तो लंब का वैल्यू दे रखा है, आधार का वैल्यू दे रखा है। ठीक है, तो लंब बटे आधार टेन थीटा में होता है। तो त्रिभुज ए सी बी में हम लिखेंगे टेन थीटा बराबर, टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब आपका क्या मेरे प्यारे बच्चों, ए बी, और आधार आपके क्या मेरे प्यारे बच्चों, ए सी। बस हो गया, वैल्यू रखिए जब, तो ये हो जाएगा टेन थीटा। तो लिखेंगे टेन थीटा बराबर ए बी। तो ए बी की दूरी कितना दिया है, एच बटे ए सी। ए सी की दूरी दिया है कड़ी में 3 एच। ठीक है, यहां से आप देख पा रहे हो, एक चीज आपको नजर आ रहा होगा कि एच से एच कैंसिल, ऊपर बच गया आपका एक। तो ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों टेन थीटा बराबर, ऊपर तो एक बचा और नीचे करड़ी में 3 बचा। ठीक है, अब इसे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका टेन थीटा बराबर, अब 1/3 में 3। अब टेन का कितना अंश का वैल्यू, 1/3 होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो टेन 30 अंश का मान। तो टेन 30 अंश का मान 1/3 होता है। तो 1/3 को मैंने टेन 30 अंश लिख लिया। अब टेन से टेन हो गया ये कैंसिल, इधर बच गया थीटा, इधर बच गया 30 अंश। थीटा क्या है, सूर्य का उन्नयन कोण। तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना आ गया, 30 अंश आ गया। समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों। देखिए कौन सा राइट आंसर होगा, तो 30 अंश का मतलब सी वाला ऑप्शन, सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो गया। समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर यहाँ पे 10वां। देखिए प्रश्न नंबर 10वां क्या है मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा है कि एक वृत्त की समांतर समानांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो एक वृत्त की समानांतर स्पर्श रेखाएं कितनी हो सकती हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों एक बात आप बताओ कि अगर कोई वृत्त, मान लीजिए कि एक वृत्त मैंने ले लिया, ये वृत्त, तो ये वृत्त की समानांतर स्पर्श रेखा कितनी हो सकती है। ठीक है, तो या तो आपका यह हो सकता है मेरे प्यारे बच्चों, या तो आपका यह हो सकता है। यही तो समानांतर रेखा है मेरे प्यारे बच्चों। तो एक वृत्त के मेरे प्यारे बच्चों 2 समानांतर रेखाएं हो सकती हैं। कितनी समानांतर रेखाएं, 2 समानांतर रेखाएं हो सकती हैं। तो ये हो जाएगा एक वृत्त की समानांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं कितनी, 2 हो सकती है मेरे प्यारे बच्चों। बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है मेरे प्यारे बच्चों, कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा यदि त्रिज्यखंड का कोण 60 अंश है। अब मेरे प्यारे बच्चों त्रिज्या दे ही रखा है आपको, कोण दे ही रखा है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको मालूम रहेगा तो काम बन जाएगा। अब यहाँ पे त्रिज्या आर का वैल्यू तो दे रखा है कि आर बराबर 12 सेंटीमीटर उसने बोल रखा है। साथ ही साथ थीटा का भी वैल्यू दे रखा है कि थीटा जो है वो 60 डिग्री है। ठीक है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा है, तो हम लोग लिखेंगे कि इसलिए त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। मेन बात है फार्मूला याद होना, फार्मूला अगर याद है आपको
तो आप सारे क्वेश्चन करके चले आओगे। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, में लिखता हूं यहाँ पे कि थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, यह फॉर्मूला होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का। अब यहाँ पे वैल्यू पुटअप कीजिए, तो थीटा का वैल्यू आपको मालूम है कि 60 अंश दे रखा है, बटे नीचे हो जाएगा आपका 360 और इंटू पाई का मान कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो पाई का मान हम इसलिए नहीं रखेंगे क्योंकि ऑप्शन में पाई दे रखा है, तो पाई को हम पाई ही रहने देंगे, इंटू आर स्क्वायर, आर मतलब 12, तो ये हो जाएगा 12 गुणे 12 हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, यह हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम एक जीरो से एक जीरो काट देते हैं और छह कम छह और इसे छह छिया 36, छह से 6 बार में कट जाएगा। अब इस 6 से अगर मैं इसको काट दूं, 6 दूनी के 12, तो ऊपर आपका बचा 1 गुणे पाई गुणे 12 गुणे 2, तो 12 दूनी के 24 और 24 को गुणा 1 में करोगे तो 24 आएगा, और 24 गुणे पाई का मतलब 24 पाई, तो आ जाएगा 24 पाई। और क्षेत्रफल आप निकाल लो मेरे प्यारे बच्चों, तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा ही होगा, तो 24 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इसका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। चलिए देखते हैं, ऑप्शन में दिया है, देना ही चाहिए 24 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर मेरे प्यारे बच्चों, बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो गया, है कि नहीं। सिंपल, बिल्कुल फार्मूले का खेल है, फार्मूले अगर आपको मालूम है सारे क्वेश्चन करके चले आओगे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 12। चलिए देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि 1/2 सेंटीमीटर व्यास वाले किसी ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो व्यास तो आपको दे ही रखा है मेरे प्यारे बच्चों, व्यास मतलब डी का वैल्यू आपको दे ही रखा है कि 1/2, जब डी का वैल्यू मालूम है तो त्रिज्या निकाल लोगे। त्रिज्या क्या होता है, तो त्रिज्या जो होता है मेरे प्यारे बच्चों वो होता है व्यास का आधा। ठीक है, तो 1/2 का जब आप आधा कर दोगे तो यह 2 को गुणा जाके इसमें हो जाएगा, तो आर बराबर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 1/4, तो त्रिज्या आपके पास आ गया 1/4 सेंटीमीटर त्रिज्या आ गया। पूछा क्या है, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यहां हम लोग लिखेंगे अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसलिए यहाँ पे भी मेन है आप लोगों का फार्मूला, फार्मूला अगर मालूम है तो आप सारे क्वेश्चन सही कर दोगे। तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसीलिए कह रहा हूं कि सारे फार्मूला आप याद कर लेना, भूलना मत एग्जाम में। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो चलिए मैं फार्मूला लिखता हूं। फार्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चों 3 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पे चलिए वैल्यू रखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इसका भी ऑप्शन में पाई दे रखा है तो इसलिए पाई का वैल्यू नहीं रखेंगे, तो हो जाएगा 3 पाई गुणे आर स्क्वायर, आर मतलब 1/4 गुणे 1/4 होने वाला है इसका। ठीक है, समझ में आ गया। अब क्या हो जाएगा देखिए ध्यान से, 3 को गुणा 1 में करोगे तो 3 एकम 3, फिर 3 एकम 3, तो ऊपर तो 3 और नीचे 4 चौको 16, तो 3/16 ये हो गया पाई। क्षेत्रफल निकाल रहे हो तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा, तो 3/16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो आ गया अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलिए देखते हैं ऑप्शन में दिया है, तो देखिए बी वाला ऑप्शन 3/16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है ना। चलिए, तो यही हो जाएगा मेरे प्यारों जो बिल्कुल राइट आंसर। समझ में आ रहा है आप लोगों को, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए मेरे प्यारों क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा। अब ये सारणी दे रखा है जिसमें से आपको वर्ग अंतराल दे रखा है, बारंबारता दे रखा है, पूछा है कि इसका माध्य बताइए। ये भी प्रश्न बहुत आसान होता है मेरे प्यारे बच्चों, मैं एक पेज लेता हूं, देखिए इसमें भी आपको कुछ सारणी बनाना पड़ता है। ठीक है, तो 2 सारणी तो इसी में से, एक तो वर्ग अंतराल का, एक बारंबारता का, 2 तो ऑटोमेटिक अपने आप ही बना लोगे आप। तो एक तो आपका सारणी बनेगा वर्ग अंतराल का, तो पहला हम यहां बनाएंगे वर्ग अंतराल का, तो पहला तो हम यहाँ पे कॉलम बना देंगे वर्ग अंतराल का, बना दिया मैंने मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद ये वर्ग अंतराल का बन गया, मैं यहाँ पे पाई खींच देता हूं। दूसरा बनेगा बारंबारता का, जो नीचे दिया हुआ है बारंबारता का, तो 2 सारणी तो अपने आप ही बना दोगे इस क्वेश्चन में से देख कर ही, और 2 सारणी अपने अलग से बनाना पड़ता है। किसका, देखिए तो वर्ग अंतराल हो गया, इधर आपका बारंबारता, बारंबारता को मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से एफ आई से डिनोट करते हैं, किससे, एफ आई से डिनोट करते हैं। और एक कॉलम आपका बनेगा एक्स आई का, मध्यमान का, ठीक है, और एक कॉलम मेरे प्यारे बच्चों बनेगा आपका एफ आई
एक्स आई का, मतलब एफ आई और एक्स आई दोनों का गुणनफल का बनेगा। बस इतना ही 4 सारणी आपको बनाना है। तो 2 सारणी तो आपको क्वेश्चन में से ही मिल जाएगा, एक एक्स आई का और दूसरा एफ आई इंटू एक्स आई का। बस अब यहाँ पे वैल्यू जो पहले रखिए, वर्ग अंतराल क्या दिया है, 0 से लेकर 10, फिर क्या दिया है 10 से लेकर 20, तो 10 से लेकर 20, फिर क्या दिया है 20 से लेकर 30, तो 20 से लेकर 30, फिर 30 से लेकर 40, तो 30 से लेकर 40, जो दिया था उसने नोट कर दिया। बराबरता क्या दिया है 2 1 4 3, तो ये इसका दिया है 2, इसका दिया है 1, इसका दिया है 4 और इसका दिया है 3। ठीक है। अब देखिए एक्स आई का होता है, एक्स आई होता है मध्यमान, मतलब कि 0 और 10 के मध्य क्या है। मध्यमान निकालने का एक तरीका और होता है कि 0 और 10 को जोड़कर उसको आधा कर दो। तो 10 में 0 जोड़ोगे तो 10, 10 का आधा करोगे तो 5, यह हो जाएगा मध्य। इसी तरह 10 और 20 जोड़ोगे तो 30, 30 का आधा करोगे तो 15। अब वैसे भी आपको मालूम है कि 10 और 20 के बीच में 15 ही आने वाला है। इसी तरह 20 और 30 का आधा करना होगा तो 30 20 50, 50 का अधिक क्या होता है 25। इसी तरह इसका अगर एक साइन निकालना होगा मध्यमान, तो 40 और 30 70, 70 का आधा कितना होता है 35। इस तरह आप एक साइन निकाल सकते हो। और क्या है एफ आई इंटू एक्स आई, मतलब इन दोनों का गुणनफल निकाल लो। तो 5 दूनी के 10, ये हो जाएगा 15 कम 15, ये हो जाएगा 25 चौको मेरे प्यारे बच्चों 100, और ये हो जाएगा 35 कितना होता है 105, तो ये हो जाएगा आपका 105। ठीक है, पूरा कॉलम हमने निकाल दिया। अब क्या करना होता है, इसको पैक कर दो। ठीक है, अब क्या करना होता है मेरे प्यारे बच्चों, कि अब आपको यहाँ पे जो एफ आई है, तो यहाँ पे सिग्मा एफ आई निकालना पड़ेगा। सिग्मा मतलब क्या होता है जोड़, मतलब इसको जोड़ दो, बस हो गया। तो 2 1 3 3 3 6 6 4 10, तो सिग्मा एफ आई आ गया यहाँ पे 10। और क्या निकालना पड़ता है, तो सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई निकालना पड़ता है, मतलब इनका योग। तो जोड़ लो, तो इसका 5 आई इसका 15, तो 20 हो जाएगा। और 100 100 200 220 और 10 230, तो ये हो गया आपका 230 आ गया सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई का। हमें क्या पूछा है मेरे प्यारों, जो हमसे पूछा है माध्य, तो माध्य का फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए। तो लिखेंगे इसलिए माध्य बराबर, तो माध्य बराबर फॉर्मूला होता है मेरे प्यार बच्चों सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई और बटे में सिग्मा एफ आई होता है। तो यहाँ पे रख लीजिए सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई कितना है 230, और बटे इसका वैल्यू कितना है 10। ठीक है, तो कटा दीजिए, तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो सिर्फ 23 बचेगा। कितना बचेगा 23। यही आ गया मेरे प्यारे बच्चों माध्य इसका। देखिए दिया है ऑप्शन में, देना ही चाहिए 23 का, मतलब मेरे प्यारे बच्चों बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 14। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि यदि कोई घटना घटित नहीं होती है तो इसकी प्रयोक्ता, मेरे प्यारे बच्चों बहुत सिंपल है। इसका रूल चलता है, यदि कोई घटना घटित नहीं हो रही है तो समझ लो कि यह असंभव घटना कहलाती है, और कोई घटना नहीं घटित होती है तो असंभव घटना, और असंभव घटना की प्रयोक्ता हमेशा शून्य होती है। इसलिए डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये तो लॉजिकल क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए क्या है। कह रहा है कि द्विघात बहुपद आपको दे रखा है 4x² माइनस के 4x प्लस 1 के शून्यकों का योगफल होगा। मेरे प्यारों जब भी द्विघात बहुपद देने के बाद आपको शून्यकों का योगफल या शून्यकों को गुणनफल पूछता है, हालांकि इसमें शून्यकों का योगफल पूछा है। तो देखिए कैसे हम द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल निकालते हैं, इसका फार्मूला चलता है मेरे प्यारे बच्चों। तो फार्मूला नोट कर लो, बस आंसर आपके हाथ में होगा। चूंकि हम जानते हैं शून्यकों का योगफल बराबर, शून्यकों का योगफल बराबर, शून्यकों का योगफल बराबर मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है, माइनस एक्स का गुणांक, माइनस एक्स का गुणांक और बटे में मेरे प्यारे बच्चों एक्स स्क्वायर का गुणांक। यह फॉर्मूला होता है शून्यकों का योगफल ज्ञात करने का। तो चलिए रख लेते हैं वैल्यू, कितना आसान है। तो शून्यकों का योगफल क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, माइनस, तो फार्मूला में है एक्स का गुणांक, तो एक्स का गुणांक क्या है -4, तो -4 और बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स एक्स स्क्वायर गुणांक क्या दिख रहा है आपको 4 दिख रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4। तो मेरे प्यारे बच्चों माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस के 4, और नीचे आपका 4 दे रखा है, और 4 से 4 कैंसिल, तो मतलब 1 मेरे प्यारे बच्चों, क्या गया 1। तो शून्यकों का योगफल 1 होगा मेरे प्यारे बच्चों। देख लीजिए दिया है क्या ऑप्शन में, तो पहला वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों। चलिए
आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर यहाँ पे 16। देख लीजिए 16वां प्रश्न क्या है मेरे प्यारे बच्चों। 16वां प्रश्न है कि दो संख्याओं का योगफल आपको 24 दे रखा है, उनमें से एक संख्या दूसरी की दोगुनी है, तो संख्याएं क्या होंगी, ये पूछा है। मेरे प्यारे बच्चों दो संख्याओं का योगफल 24 है, हमें मानना पड़ेगा कि माना संख्याएं, यहाँ पे लिख देंगे कि माना संख्याएं, दो संख्या है ना, तो लिखेंगे माना संख्याएं x और y हैं। एक संख्या को मैंने x मान लिया, दूसरे को मैंने y मान लिया, y है। माना संख्याएं x और y हैं। अब इसमें से बोल रखा है कि दो संख्याओं का योगफल 24 है, मतलब कि x और y को अगर हम जोड़ देंगे तो इन्हीं दोनों संख्याओं का योगफल कितना है, 24 है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये 24 हो गया, इसे हम लोग समीकरण नंबर पहला मान लेंगे। इसके बाद बोला है कि एक संख्या दूसरी की दोगुनी है, एक संख्या दूसरी की दोगुनी है, मतलब हम मान लेंगे कि जो x है वो y की दुगनी है, मतलब 2y की इसको बराबर कर देंगे, तो x जो है y की दुगनी है। क्लियर है। चलिए इसे हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर दूसरा। अब समीकरण दूसरा का मान समीकरण पहला में रख दो, यहां लिख देंगे कि समीकरण दूसरे का मान, समीकरण दूसरे का मान समीकरण पहला में रखने पर, समीकरण पहला में रखने पर, समीकरण दूसरे का मान समीकरण पहला में रखने पर, जब पहला में रखोगे मेरे प्यार बच्चों तो यहाँ पे x आया है तो x की जगह आप 2y रखो, तो हो जाएगा 2y और प्लस y बराबर हो जाएगा मेरे प्यार बच्चों 24। तो 2y और एक y जुड़कर क्या हो जाएगा 3y, तो 3y बराबर हो गया मेरे प्यार बच्चों यह 24। यहां से अगर हम y निकालें तो y बराबर क्या हो जाएगा आपका 24, और 3 गुणा में इधर जाएगा तो 3 भाग में, तो 3 वाट 24, तो y बराबर मेरे प्यारे बच्चों 8 आ गया। अब इस y का मान समीकरण दूसरा में रख लो, तो यहां लिख दीजिएगा कि y का मान समीकरण दूसरा में रखने पर, y का मान समीकरण दूसरा में रखने पर, समीकरण दूसरा में रखने पर, तो चलिए रख देते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो रखोगे तो क्या है, x बराबर 2y है, तो यहाँ पे रखेंगे हम लोग x बराबर 2 इंटू वाई, वाई का मान कितना आया 18, तो x बराबर क्या आ जाएगा 18 दूनी के 36। तो दो संख्याएं कौन कौन सी आ गई, एक तो 36 और एक आपका 8 आ गया, तो 8 और 36 ये दो संख्याएं होंगी। देखिए ऑप्शन में दिया है मेरे प्यार बच्चों, तो चलिए देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, y का मान 8 है तो मैंने 18 रखा है, तो 18 थोड़ी होगा 8 होगा ना, तो 8 दूनी के 16, सॉरी यहाँ पे 16 होगा, तो संख्याएं कौन से हो जाएंगी 16 और 8 हो जाएंगी, क्योंकि y का मान 8 है ना, तो यहाँ 8 रखोगे, मैंने गलती से 18 रख दिया है। तो 16 और 8 देखिए दिया है, क्या देना ही चाहिए 16 और 8, मतलब मेरे पास पहला वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 17 देख लीजिए क्या है। प्रश्न नंबर 17 है, बिंदु आपको एक दे रखा है और यह कह रहा है कि बिंदुओं -2,6 और -2,10 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक पूछा है, मध्य बिंदु के निर्देशांक। ठीक है, अब मध्य बिंदु के निर्देशांक मेरे प्यार बच्चों यहाँ पे ज्ञात हो करना है। यहाँ पे क्वेश्चन कहने का मतलब है, मैं आपको बता देता हूँ फिर से, क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि अगर दो बिंदु हैं, एक बिंदु ए है और एक बिंदु यहाँ पे मान लेता हूँ बी है, और एक का निर्देशांक यहाँ पे दे रखा है आपका -2,6 और एक का दे रखा है आपका -2,10। कह रहा है इनको मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक, अगर मध्य बिंदु अगर यहाँ पे कोई मध्य बिंदु अगर मैं P मान लेता हूँ और इसका निर्देशांक है x, y, तो इसी का निर्देशांक पूछा है मध्य बिंदु का। तो आपको मालूम है कि यह वाला तो आपका x1, y1 है, और ये आपका हो जाएगा आपका x2, y2 है। ठीक है, और यहाँ से मध्य बिंदु का निर्देशांक आपको पूछा है। देखिए कितना आसान होगा। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए अगर x का वैल्यू निकालना है तो x बराबर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, x1 प्लस x2/2 यही होता है। और y का निर्देशांक निकालना है तो y बराबर क्या होता है y1 प्लस y2/2, ये होता है मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने का सूत्र। तो चलिए सिंपल है, तो x बराबर क्या हो जाएगा x1 का वैल्यू कितना है -2, और प्लस x2 का वैल्यू यहाँ पे है -2, और बटे में आ गया 2। इसी तरह y निकालिए, y बराबर क्या हो जाएगा y1 का वैल्यू 6 और प्लस y2 का वैल्यू कितना है 0 बटे में 2, तो ये हो जाएगा आपका x बराबर -2 प्लस गुणा माइनस में होगा तो -2 बटे 2।
ठीक है। और ये हो जाएगा y बराबर 6 में 0 जोड़ोगे तो 6/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे करोगे तो ये हो जाएगा x बराबर -2 -2 -4/2 कटा दोगे तो x बराबर -2 आ गया। तो x बराबर -2 आ गया। आइए होगा कटा दोगे तो 2 3 6 y बराबर 3। ठीक है। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक हमने x कामा y माना था, तो x का वैल्यू तो आ गया -2 और y का वैल्यू यहाँ पे 3। तो -2, 3 होगा मेरे प्यार बच्चों। -2, 3 चलिए देखते हैं। तो -2, 3 मेरे प्यारे बच्चों, -2, 3 देखिए पहला वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों, किसी बच्चे को डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या मेरे प्यारे बच्चों, बोला है कि यदि 10a का वैल्यू दिखा है, 10a बराबर 4/3 दिया है, तो सेक a का मान पूछा है। देखिए ये भी प्रश्न बहुत ज्यादा सिंपल है, इसमें भी फार्मूले का ही खेल है। तो यहाँ पे आपको 10a का वैल्यू दे रखा है, 10a बराबर दे रखा है 4/3 दे रखा है। पूछ रखा है आपको कि सेक a का मान, चलिए बताइए। तो मेरे प्यारे बच्चों इसमें भी फार्मूले का ही खेल है। आपको मालूम है कि फार्मूला होता है सेक स्क्वायर a बराबर 1 + 10 स्क्वायर a, यह फार्मूला होता है। ठीक है। तो रख दीजिए इस फार्मूले पे, तो ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर a बराबर 1 + 10 स्क्वायर है। 10 का वैल्यू कितना है 4/3, इसका आप स्क्वायर कर दीजिए सिंपल। तो ये हो जाएगा आप लोगों का सेक स्क्वायर a बराबर 1 + 4 का स्क्वायर करोगे तो 4 चौको 16, 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर a बराबर 1 + ठीक है 16/9, इसको हमें हल कर देना चाहिए डायरेक्ट। 9 एकम 9 और 9 में 16 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 25/9। तो 25/9 जो है वो आ जाएगा सेक स्क्वायर a बराबर। तो हमें तो सेक a का वैल्यू चाहिए, तो सेक a बराबर क्या हो जाएगा, यह वर्ग है, उधर भेजोगे तो वर्गमूल में हो जाएगा। तो यह 25/9 का वर्गमूल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों सेक a बराबर 25 का वर्गमूल 5 और 9 का वर्गमूल 3। तो सेक a का मान हो 5/3 आ गया। देखिए दिया है ऑप्शन में, देना ही चाहिए 5/3, मतलब डी वाला ऑप्शन। डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। समझ में आ गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 19। देखिए क्वेश्चन 19 का है कि द्विघात समीकरण दे रखा है x² + x - 1 बराबर 0 का विविधकर है। अब मेरे प्यारे बच्चों ये भी फार्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फार्मूले पे ही बेस क्वेश्चन है। तो विविधकर का फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए। विविधकर को हम डी से डिनोट करते हैं। डी बराबर फार्मूला होता है b² - 4ac, यह फार्मूला होता है। तो यहाँ पे एबीसी का वैल्यू निकाल लीजिए। ए जो होता है एक्स का गुणांक होता है, ये जो होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक एक्स के आगे कुछ नहीं है, इसके आगे एक तो छिपा है, तो ए बराबर हो गया 1। बी जो होता है एक्स का गुणांक होता है, एक्स के आगे भी कुछ नहीं है तो एक छिपा है, तो बी का वैल्यू भी 1 होगा। इसी तरह सी बराबर, तो सी तो दिया है -1, वैल्यू रख दीजिए। तो डी बराबर क्या हो जाएगा b², बी का वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे ए का वैल्यू 1 और सी का वैल्यू कितना मेरे प्यारे बच्चों -1 है। तो यहां से जब डी का वैल्यू निकालोगे तो 1 का स्क्वायर करोगे तो 1, माइनस गुणा माइनस में करोगे तो प्लस, 4 को गुणा 1 में करोगे तो 4 एकम 4, फिर 4 को गुणा 1 में करोगे तो 4 एकम 4। तो डी बराबर 4 और 1 जोड़ोगे तो 5। विविधकर कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों 5 आ गया। 5 का मतलब यहाँ पे देखिए पहला वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया है कि नहीं सिंपल, बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों सिंपल ही सिंपल है। आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे बोला है क्वेश्चन नंबर 20 कि केंद्र प्रवृत्ति की माप है। तो केंद्र प्रवृत्ति की माप बारंबारता, संचयी बारंबारता, वर्ग अंतराल, बहुलक। आपको भी मालूम है बहुलक, बहुलक जो है केंद्र प्रवृत्ति की माप है मेरे प्यारे बच्चों। डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं। खंड ए हमने कर लिया। खंड ए में 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था जो कि मैंने बहुत डिटेल में आप लोगों को समझा दिया। अब यहां से स्टार्ट होता है आप लोगों का खंड ब, और खंड ब 50 नंबर के प्रश्न रहेंगे, और प्रश्न नंबर 21 से यहां से स्टार्ट हुआ है। प्रश्न नंबर 21 बोला है कि सभी खंड कीजिए। जितने खंड दिए गए हैं क ख ग घ जितने भी हैं सभी खंड आपको करने हैं, और इसमें 2-2 नंबर के प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें से क वाला प्रश्न पढ़ता हूं और इसके सॉल्व करके दिखाता हूं आप लोगों को। देखिए ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है कि यदि बिंदु x का मान 5 तथा 2, -3 के बीच की दूरी 17 मात्रक है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए कितना अच्छे तरीके से मैं आप लोगों को इसको बताने वाला हूं। मैं एक पेज ले लेता हूं इसको हल करने के लिए। जब तक फार्मूला नहीं मालूम रहेगा तब तक इस क्वेश्चन को आप हल नहीं कर पाओगे। देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है कि अगर मैं एक बिंदु यहाँ पे ए मान लेता हूं और एक बिंदु यहाँ पे बी, ठीक है, अगर इन दोनों बिंदुओं को मैं मिला दूं तो यहाँ पे बोला है कि यदि बिंदु, 2 बिंदु दिया है, एक बिंदु यह और एक बिंदु यह,
तो इसको ए मान लेता हूं, जिसका निर्देशांक हमको दिया है यहाँ पे यक्स कामा के 5। और एक बिंदु बी है जिसका निर्देशांक मैं मान लेता हूं दिया है 2 कामा माइनस के 3। और कह रहा है कि इनके बीच की दूरी 17 मात्रक, इनकी बीच की दूरी हमको दिया है यहाँ पे 17 मात्रक। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है कि यक्स का मान, जो यक्स आपको दिख रहा है इसका वैल्यू हमसे पूछा है। तो हम लोग यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे दो बिंदुओं की बीच की दूरी का। तो यहाँ से हम ए बी की अगर हम दूरी निकालें, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, तो यहाँ फार्मूला में लिखता हूं, यह होता है करड़ी में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, यह फार्मूला होता है। और आपको मालूम है कि ये जो x कामा 5 दिखाई दे रहा है, इसे हम बोलते हैं x1 कामा y1। और ये वाला दूसरा निर्देशांक जो दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग x2 कामा y2। अब यहां से हम लोगों को सिर्फ क्या करना है, वैल्यू रखना है। तो यहाँ हो जाएगा ए बी बराबर करनी में, यहाँ बड़ी करनी हम लोग लिख देंगे, यहाँ बोला x1। अब देखिए x1 का वैल्यू क्या है x, तो यहाँ पे हम लिखेंगे x माइनस x2 का वैल्यू 2 है, तो यहाँ लिखेंगे 2, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस y1 की वैल्यू कितना है 5, और माइनस y2 का वैल्यू है माइनस, तो यहाँ पे भी माइनस है, और यह -3 आएगा तो इस माइनस को प्लस कर देगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। अब हम लोग करेंगे क्या कि ए बी बराबर यहाँ पे लिखेंगे करनी में x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ऐसे ही रख देते हैं x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 और 3 कितना होता है 8 का होल स्क्वायर। अब ध्यान से एक बात सुनिए कि ए बी का वैल्यू तो बोल रखा है ऑलरेडी कि 17 मात्रक है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है ना कि बीच की दूरी 17 मात्रक है, बीच की दूरी क्या है ए बी, तो ए बी का तो 17 मात्रक है, तो ए बी की जगह अब हम लोग क्या रख देंगे 17। तो 17 बराबर यह हो जाएगा आप लोगों का करनी में x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 64। अब हम क्या करेंगे कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पे, वर्ग हम इस लोग कर रहे हैं कि करनी हट जाएगी, लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों का जब हम लोग वर्ग करेंगे तो करनी हट जाएगी। इसका वर्ग करेंगे तो ये तो आप लोगों का 17 का वर्ग हो जाएगा, बराबर इसका वर्ग करेंगे तो करनी हट जाएगा, तो सिर्फ बचेगा आप लोगों का x माइनस 2 का होल स्क्वायर और प्लस कितना बचेगा 64, ये बचेगा। अब यहाँ पे 17 का वर्ग करोगे तो हो जाएगा 289 बराबर ये हो जाएगा आप लोगों का x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ फार्मूला आप लोग जानते हो कि x माइनस 2 का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये फार्मूला होता है। इसी पे तोड़ना है, तो ए स्क्वायर मतलब यहाँ पे x है तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह 2 है तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 2a, a मतलब x और b मतलब 2, और प्लस में इधर हो जाएगा आपका 64। समझ में आ गया यहाँ तक। अब ये हो जाएगा आपका 289 बराबर x का स्क्वायर करोगे तो x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 माइनस 2 दूनी के 4x हो जाएगा, और प्लस में हो जाएगा आप लोगों का 64। अब करोगे हल तो हो जाएगा 289 बराबर x स्क्वायर और माइनस के 4x, और यह प्लस 4 और यह प्लस 64 मिलकर हो जाएगा प्लस के 68। ठीक है, अब आपको करना क्या है कि 289 को इधर भेज दो तो इधर बच जाएगा 0 बराबर x स्क्वायर माइनस 4x और प्लस में 68, और 289 उधर जाएगा तो माइनस के 289 आ जाएगा। अब पेज मेरा क्या हुआ भर गया, मैं अलग से एक पेज और ले लेता हूं। ठीक है, ध्यान समझिएगा, यहां तक हल कर दिया मैं, अब यहां से पेज मैंने चेंज कर दिया। तो यहाँ पे देखो 0 बराबर क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x, यहां से घटाओगे तो 9 में से 8 घटाओगे तो कितना बच जाएगा 1, और 8 में से 2 घटाओगे तो कितना 8 में से 6 घटाओगे तो बच जाएगा 2, और यहाँ पे 2, मतलब 289 में से 68 घटाओगे तो 221 बचेगा, और चिन्ह किसका लगेगा माइनस का, बड़े वाला का चिन्ह लगता है। अब यहाँ पे आप लोगों को ऐसा फैक्टर करना है, ठीक है, ऐसा फैक्टर करना है कि गुणा करने पे 221 आ जाए और घटाने पे 4 आ जाए। तो वैसा फैक्टर आप लोगों का है 13 गुणे 17,
ठीक है। 13 में 17 गुणा करोगे तो 221 आ जाएगा, और 17 में से 13 घटाओगे तो 4 भी आ जाएगा। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसको आगे लिख दो, जीरो को उधर लिख दो, तो ये हो जाएगा आप लोगों का एक्स स्क्वायर माइनस के 4x माइनस के 221 बराबर 0। इसको इस साइड लिख दिया, इसको इस साइड। अब यहाँ पे हमको मालूम चल गया, इसको हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 17x और प्लस के 13x, क्योंकि 17 - 17x और प्लस 13x घटेगा तो -4x हो जाएगा, और माइनस ये 221 ऐसे रहेगा बराबर 0। अब इतना जब फैक्टर में हमने तोड़ दिया तो यहाँ पे पेयर बना लो, एक पेयर यहाँ बन गया, एक पेयर यहाँ बन गया। अब कॉमन ले लीजिए, तो इसमें x है, इसमें भी x है, तो x को मैंने कॉमन ले लिया, तो एक x से एक x कट गया तो सिर्फ x बचा, माइनस इस x से यह x कट गया तो सिर्फ कितना बचा 17, और प्लस इसमें x है, इसमें x है नहीं है, तो x तो कॉमन नहीं होगा, लेकिन 13 कॉमन हो जाएगा, तो 13 कॉमन ले लीजिए, तो यह बचेगा x माइनस 13 का भाग जब 221 में दोगे तो 17 बढ़ जाएगा बराबर 0। अब देखो, गुणनखंड तभी सही होता है कि जब इसमें भी x माइनस 17 आया है, इसमें भी आया है, और दोनों में भी आया मतलब सेम है, तो x माइनस 17 इसमें भी, x माइनस 17 इसमें भी है, तो कॉमन ले लो, तो हो जाएगा x माइनस के 17 एक कोष्टक में, और एक कोष्टक में हो जाएगा x और प्लस के 13 बराबर 0। अब क्या करोगे, अब आपको अलग अलग यहाँ पे क्या कर देना है, 0 के बराबर कर देना है। एक बार क्या करोगे कि x माइनस 17 बराबर 0 ले लोगे, और एक बार x प्लस 13 बराबर क्या ले लोगे, 0 ले लोगे, तो ये हो जाएगा x बराबर -17 उधर जाएगा तो +17, ये हो जाएगा x बराबर +13 उधर जाएगा तो -13। तो x का दो वैल्यू प्राप्त हो गया, एक तो x बराबर +17 और एक तो x बराबर -13। तो माइनस में कभी भी वैल्यू नहीं आता है, जब भी आता है तो प्लस में। तो x का वैल्यू कितना आ गया 17, मतलब 17 ही होगा। ठीक है, तो 17 यहाँ पूछा है ना कि x का मान क्या होगा, तो x का मान 17 होगा, और यही कहलाएगा आंसर। x के तो दो मान आए हैं, एक 17 एक -13, लेकिन प्लस वाला लिया जाता है इसलिए 17। अब यह है आप लोगों का आंसर। समझ में आ गया? चलिए, क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, पहला प्रश्न आप लोगों को समझ आ गया। चलिए इसी तरह हम लोग ख वाला प्रश्न हल करेंगे। देखिए ख वाला प्रश्न क्या है कि यदि बिंदु 1,4 और दिया है a,-2 और -3,16 संरेख है तो a का मान ज्ञात कीजिए। यह भी प्रश्न कितने नंबर के लिए है, 2 नंबर के लिए है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए मैं एक पेज ले लेता हूं, ध्यान से समझिएगा, एक बार प्रैक्टिस करके जाएंगे सारे प्रश्न एग्जाम में करके आओगे। चलिए देखिए कैसे हल करेंगे इसको। तो यहाँ पे 3 बिंदु बोला है कि संरेख है, ठीक है। तो ए का मान पूछा है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक बात समझ लीजिए, जब तीनों बिंदु संरेख हों तो उसमें कंडीशन एक होता है कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है 0 के बराबर होने लगता है। कब? जब तीन बिंदु संरेख बोले तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के बराबर हो गया। फार्मूला क्या कहता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है फार्मूला, कि 1/2, फिर कोष्टक में x1, फिर कोष्टक में y2 माइनस y3, कोष्टक बंद, फिर प्लस x2, फिर कोष्टक में y3 माइनस y1, फिर कोष्टक बंद, फिर प्लस x3 y1 माइनस y2, फिर कोष्टक बंद बराबर 0। 0 हमने इसलिए किया क्योंकि बिंदु संरेख है, संरेख है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के बराबर हो जाता है। अब यहां से एक चीज ध्यान दीजिए, 3 बिंदु दिया है, एक बिंदु है 1,4 और एक बिंदु है a,-2 और तीसरा बिंदु है -3,16, ये निर्देशांक दिया हुआ है। तो यहां से एक चीज देखिए, पहले वाला निर्देशांक से निकलेगा x1 का वैल्यू 1 और y1 का वैल्यू 4। इसी तरह इससे निकलेगा x2 बराबर a और y2 बराबर -2, और यहां से निकलेगा आपका x3 बराबर -3 और y3 बराबर 16। ठीक है, अब वैल्यू आपको बस पुटअप करना है और इसको हल करना है। तो चलिए हो जाएगा 1/2 कोष्टक में x1, तो x1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, तो लिखेंगे 1, कोष्टक बंद y2 की वैल्यू क्या है -2, तो हो जाएगा -2, फिर माइनस y3 की वैल्यू कितना है 16, आप लिखोगे 16, कोष्टक बंद, फिर बीच में आप लगाओगे प्लस,
क्या है x2, तो x2 का वैल्यू कितना है a, तो लिखोगे a कोष्टक बंद। y3, y3 का वैल्यू कितना है 16, आप लिखिए 16, फिर माइनस y1, y1 का वैल्यू 4 है तो 4 कोष्टक बंद, प्लस x3, x3 का वैल्यू कितना है -3, तो यहाँ पे हो जाएगा -3, फिर कोष्टक में y1, y1 का वैल्यू कितना है 4, माइनस y2, y2 का वैल्यू -2, तो ये आएगा तो इसको प्लस कर देगा 2 बराबर 0। क्लियर, यहां तक समझ में आया? एक भी माइनस प्लस अगर आपने गड़बड़ किया तो आंसर गलत आने लगेगा। तो ये हो जाएगा आप लोगों का 1/2 कोष्टक में 1, -2 -16 -18 कोष्टक बंद, प्लस a, 16 में से 4 जाएगा तो बचेगा 12 कोष्टक बंद, प्लस गुणा माइनस में करोगे तो -3, और ये हो जाएगा 4 2 6 कोष्टक बंद बराबर 0। अब यहां से देखिए क्या हो जाएगा 1/2, 18 -18 गुणा 1 में करोगे तो कितना आ जाएगा -18, और प्लस 12 गुणा ए में करोगे तो हो जाएगा 12a, और -36 18 कोष्टक बंद बराबर 0। अब ये हो जाएगा आप लोगों का 1/2 कोष्टक में -18 -18 36 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12a, और -18 और 18 कितना हो जाएगा 36, फिर 0। अब ये 2 इधर भाग में इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो 2 को गुणा 0 में करोगे तो 0 ही आ जाएगा, तो सिर्फ बचेगा इधर 12a -36 बराबर 0 बचेगा, क्योंकि 2 इधर जाके गुणा में हो गया। तो इसे हम लिखेंगे 12a बराबर -36 को उधर भेजोगे तो +36, तो a बराबर क्या आ जाएगा आप लोगों का 36/12, कटा दीजिए तो 12 3 36, तो a बराबर कितना आ गया 3, और यही a का मान पूछा था और यही हो जाएगा आप लोगों का आंसर। ठीक है, ये क्या हो गया आंसर हो गया। समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए, ये भी प्रश्न हमने बिल्कुल आसान तरीके से इसको सॉल्व कर दिया। अब अगला प्रश्न पढ़ेंगे। देखिए अगला प्रश्न क्या है, तो क और ख दोनों हमने डिटेल में हमने सॉल्व करके आप लोगों को बता दिया। अब बढ़ेंगे ग की तरफ। प्रश्न नंबर ग, देखिए प्रश्न नंबर ग क्या है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ग वाला प्रश्न त्रिकोणमिति से लिया गया है। दिया है 1 प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा बराबर 2 सेक थीटा। मतलब इसको सिद्ध करके 2 सेक थीटा लिया ये, और ये भी 2 नंबर के लिए प्रश्न है। आप देख पा रहे हैं प्रश्न कितने ज्यादा डिफिकल्ट, मतलब बहुत बड़े बड़े प्रश्न है। बिल्कुल इसको आसानी में आप नहीं ले सकते हो, प्रैक्टिस करके जाओगे तभी सारे प्रश्न करके आ पाओगे। इसको हल करेंगे तो सबसे पहले एलएचएस हल करके आरएचएस लाना है। चलिए करते हैं। प्रश्न नोट करेंगे, लिखेंगे एलएचएस लेने पे क्या लिखेंगे, एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड लेने पे दिया है 1 प्लस साइन थीटा, तो 1 प्लस साइन थीटा, और बटे में कॉस थीटा, तो बटे में कॉस थीटा, प्लस लगा दिया हमने। फिर बोला इधर कॉस थीटा बटे में 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा। इसको हल करके हमें 2 सेक थीटा लाना है। कैसे लाएंगे देखिए ध्यान से। सबसे पहले हम लोग हल करेंगे क्या, इसका एलसीएम ले लेते हैं। जब इसका एलसीएम लोगे तो कॉस थीटा और 1 प्लस साइन थीटा के एलसीएम लोगे तो आएगा आप लोगों का कॉस थीटा, और कोष्टक में आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। ये क्या आ जाएगा, एलसीएम आ गया। जब कॉस थीटा से कॉस थीटा में भाग दोगे तो ये तो कट जाएगा, बचेगा 1 प्लस साइन थीटा, और 1 प्लस साइन थीटा का गुणा 1 प्लस साइन थीटा में करोगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। बीच में प्लस लगा दिया, 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा कैंसिल, बच गया कॉस थीटा। कॉस थीटा का गुणा जब कॉस थीटा में करोगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। होगा कि नहीं, बिल्कुल। चलिए यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए आपको मालूम है कि 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, इसको किस फार्मूले पे तोड़ा जाएगा, तो ये तोड़ा जाएगा 1 प्लस बी का होल स्क्वायर। तो 1 प्लस बी का होल स्क्वायर क्या कहता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस में 2ab। यह फार्मूला आपको लिखना जरूरी है ताकि एग्जाम में समझ में आएगा कि हाँ इसी फार्मूला पे तोड़ा गया है। तो यहाँ पे इसको तोड़ देंगे तो ए स्क्वायर मतलब यहाँ पे हो जाएगा 1 का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस बी स्क्वायर मतलब साइन थीटा का स्क्वायर, और प्लस 2ab, ए का वैल्यू 1 और बी का वैल्यू साइन थीटा। यहां तक क्लियर है। चलिए
फिर प्लस इधर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और बटे की अगर हम बात करें तो बटे में सेम वही चीज बचेगा आप लोगों का कॉस थीटा, और एक कोष्टक में बच जाएगा आप लोगों का 1 साइन थीटा। यहां तक चीजें समझ में आ रही हैं आप लोगों को? चलिए, अब ये हो जाएगा, एक का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 1, प्लस साइन थीटा का स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, प्लस 2 को गुणा 1 में करोगे तो 2, 2 को गुणा साइन थीटा में करोगे तो हो जाएगा 2 साइन थीटा, और प्लस ये हो जाएगा आप लोगों का कॉस स्क्वायर थीटा। और बटे की बात करें तो बटे में वही आप लोगों को रहेगा कॉस थीटा, और कोष्टक में 1 प्लस साइन थीटा। यहां तक चीजें क्लियर है आप लोगों को? चलिए, अब यहां से एक चीज ध्यान से देखिए, ये एक है तो एक लिख लो, प्लस साइन, देखो इसको इस तरह लिखो साइन स्क्वायर थीटा, ये प्लस कॉस थीटा को आगे ला दो तो हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस 2 साइन थीटा को पीछे कर दो तो हो जाएगा 2 साइन थीटा। और बटे की तरह बात करें तो बटे में वही चीज आपकी रहेंगे कॉस थीटा, और कोष्टक में 1 प्लस साइन थीटा। चीजें क्लियर हैं? अब यहाँ एक फार्मूला और आपको देखने को मिलेगा। आपको फार्मूला यह मालूम है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। आप कहोगे बिल्कुल, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ध्यान से देखिए, ये एक को एक लिख दीजिए, और ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको मैं एक लिख सकता हूँ, बिल्कुल इसको मैंने एक लिख दिया, और प्लस बचा क्या आपका, बचा सिर्फ 2 साइन थीटा, और बटे में क्या बचा, बटे में बच गया आप लोगों का कॉस थीटा, और कोष्टक में 1 प्लस साइन थीटा। अब यहाँ इसको हल करोगे तो एक एक मिलके हो जाएगा 2, तो हो जाएगा 2 प्लस 2 साइन थीटा, और बटे में ये हो जाएगा आप लोगों का कॉस थीटा, और कोष्टक में 1 प्लस साइन थीटा। यहां तक चीजें क्लियर हैं आप लोगों को? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। पेज मेरा भर गया है, थोड़ा सा क्वेश्चन और बचा है, हल हो जाएगा। यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को ना? एक पेज ले लेता हूं, एक लाइन का और है। अब यहाँ 2 प्लस 2 साइन थीटा, यहाँ 2 कॉमन ले सकता हूँ, बिल्कुल 2 कॉमन ले लूंगा तो यहाँ बच जाएगा आप लोगों का 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है, और बटे में कॉस थीटा, और कोष्टक में 1 प्लस साइन थीटा। यहां से एक चीज देखने को आपको मिला होगा कि 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा कैंसिल, ठीक है, तो ऊपर बच गया आप लोगों का 2, और नीचे बच गया आप लोगों का कॉस थीटा, तो हो जाएगा 2, कॉस थीटा को ऊपर भेजोगे तो वो किस में चेंज हो जाएगा, सेक थीटा में, और यही हमको सिद्ध करना था। तो देखो राइट हैंड साइड आ गया कि नहीं? क्वेश्चन में हमको यही सिद्ध करना था, 2 सेक थीटा हमने ला दिया। इस तरह इस क्वेश्चन को क्या करेंगे हम लोग, सॉल्व करेंगे। चलिए, इस क्वेश्चन को भी मैंने डिटेल में, इस क्वेश्चन को भी मैंने सॉल्व कर दिया, कोई दिक्कत नहीं होनी ही नहीं चाहिए, बिल्कुल आसान तरीके से मैंने सॉल्व करके आप लोगों को बताया कि थोड़े से भी परेशानी आप लोगों को न हो। ध्यान से वीडियो देखना, क्योंकि ये मैथ के प्रश्न आएंगे आपकी एग्जाम 100% ये पेपर बनने वाला है, तो सारे क्वेश्चन ध्यान से समझे रहोगे तभी कर पाओगे। देख पा रहे हो क्वेश्चन में कितना ताकत है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। अब घ वाला प्रश्न देखिए क्या है। घ वाला प्रश्न है कि निम्न बारंबारता बटन से माध्यक ज्ञात कीजिए। 2 नंबर के लिए प्रश्न है। आपको वर्ग अंतराल दिया हुआ है और बारंबारता दिया हुआ है। देखिए, तो जब वर्ग अंतराल और बारंबारता देकर आपसे माध्यक पूछे तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है, उसके लिए एक सारणी आपको बनानी पड़ेगी, और मैं सारणी खुद बनाऊंगा आप लोगों के सामने, ठीक है, अब बनाना सिखाऊंगा आप लोगों को। 2 सारणी तो एक वर्ग अंतराल का, एक बारंबारता का बनता है, तो 2 सारणी तो आप क्वेश्चन से ही बना लोगे। एक तो बनेगा आप लोगों का वर्ग अंतराल से, एक सारणी वर्ग अंतराल का बन गया, ठीक है, और एक सारणी बन गया बारंबारता का जो दिया है नीचे। तो 2 सारणी बन गया, और 2 सारणी अपने से बनाना पड़ता है। तो एक सारणी वर्ग अंतराल का बन गया, एक सारणी बारंबारता का बन गया। 2 सारणी और एक्स्ट्रा बनाना पड़ता है, किसका? तो एक मध्यमान का बनाना पड़ता है, मध्यमान, ठीक है, मध्यमान को इंग्लिश में बोलते हैं एक्स आई, और बारंबारता को बोलते हैं स्मॉल एफ आई, ठीक है। तो वर्ग अंतराल ऑलरेडी बना है, बारंबारता भी, दोनों क्वेश्चन से बन गया। एक मध्यमान और एक सारणी जो बनता है वो बनता है एफ आई एक्स आई, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो तो वो सारणी बनेगी। तो 4 ही सारणी बनानी पड़ती है, ठीक है, चारों सारणी मैंने क्या किया यहाँ पे बना दिया। अब स्केल की मदद से मैं यहाँ पे लाइन खींच देता हूँ, ठीक है, आप खींच लीजिएगा, मैं हाथ से ही कर देता हूँ, मैं इस तरह कर देता हूँ, ठीक है, आप लोग स्केल की सहायता से खींचिएगा, मैं जल्दी से इस तरह कर देता हूँ, सिर्फ बॉक्स मैंने बना दिया, ठीक है।
ये मैंने बॉक्स बना दिया। आप लोगों को ऐसे डिजाइन नहीं करना, आप लोग स्केल से खींचिएगा, ठीक है। देखिए वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। तो ये आपको नोट करना पड़ेगा, ये आपको नोट करना पड़ेगा। यहाँ पे 0 से 10, ठीक है। इसके बाद 10 से 20, तो 10 से 20। इसके बाद क्या है 20 से 30, तो 20 से 30। इसके बाद 30 से 40, तो 30 से 40। इसके बाद 40 से 50, तो 40 से 50। जो दिया है वही हमने उतार दिया। बारंबारता में भी नीचे बारंबारता दिया है, वही चीज उतारेंगे। 6, 9, 20, 15, 9। तो क्या दिया है 6, 9, 20, 15, 9। जो दिया था सेम टू सेम हमने उतार दिया, जो दिया था उतार दिया। मध्यमान क्या होता है मेरे प्यारों बच्चों, मध्यमान कि 0 और 10 के बीच में क्या आएगा, तो 0 और 10 के बीच में 5 आता है। अब मध्यमान निकालने का सूत्र ये होता है कि 0 और 10 को जोड़कर 2 का भाग दे दो। तो 10 में 0 जोड़ोगे तो 10, 10 का आधा करोगे तो कितना आ जाएगा 5। तो यहाँ पे क्या लिखोगे 5। 10 और 20 के बीच क्या आएगा, तो 10 और 20 के बीच तो 15 आता है, ठीक है। 20 और 30 के बीच क्या आता है 25 आता है। तो एक चीज आप ये भी देख रहे हो कि 10 10 का अंतर है। 5 में 10 जोड़ोगे तो 15, 15 में 10 जोड़ोगे तो 25, 25 में 10 जोड़ोगे तो 35, 35 में 10 जोड़ोगे तो 45। देखो कितना आसान से आ गया। आप इस तरह दोनों को जोड़कर भाग दे दो। 40 में 50 जोड़ोगे तो 90, 90 का आधा करोगे तो 45। कितना सिंपल है। इसके बाद एफ आई एक्स आई, अब दोनों को गुणा करेंगे। तो 6 का गुणा 30 में करोगे तो 6 5 30। और 15 गुणा 9 में करोगे तो 15 9 135, तो हो जाएगा 135। 20 का गुणा 25 में करोगे तो 25 दूना के 50, कितना हो जाएगा 500। और 35 का गुणा जब 15 में करोगे तो आ जाएगा 525। कितना आ जाएगा 525 आ जाएगा। और 9 को गुणा 45 में करोगे तो कितना आ जाएगा 405। ठीक है, इतना ही आएगा। गुणा करके देख लीजिएगा। आपको जब इतना सारणी बना दोगे तो बस आपको दो चीज चाहिए। एक चाहिए सिग्मा एफ आई। सिग्मा का मतलब होता है कि जो एफ आई, सिग्मा मतलब जोड़ होता है, जो एफ आई का उसका योग करो। तो इसको योग कर लो। 9 और 6 15, 15 15 30, 30 20 50, अब 50 और 9 59। तो कितना गया 59 आ गया। इसी तरह भी यहाँ पे आपको करना पड़ेगा। सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई निकालिए, तो इसका योग करना है। तो 5 के 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, 15 को 5, 3 3 6 2 8, 8 और 1 हासिल कितना हो गया 9। फिर 5 5 10 4 14 1 15, कितना गया यहाँ पे 15। तो 1595 मैं लिख देता हूँ, दिख रहा होगा कि नहीं। 1595 में फ्रेश लिख देता हूँ, 1595 आया है। अब यहां से माध्य पूछा था, तो माध्य का सूत्र आपको मालूम है, याद कर लो। माध्य का सूत्र होता है सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई और बटे में सिग्मा एफ आई। यह फार्मूला होता है माध्य निकालने का। तो यहाँ सिग्मा एफ आई एक्स आई तो निकल के आया है 1595 और बटे में सिग्मा एफ आई कितना है 59। जब इसको कटाओगे भाग दोगे तो आ जाएगा आपका 27.03। यही कहलाएगा आंसर, यही हो जाएगा आंसर। समझ में आ गया आप लोगों को। डिटेल में बिल्कुल आराम से समझा रहा हूं कि हमारे चैनल पे सारे विद्यार्थी हर एक कैटेगरी के हैं, कोई कमजोर है कोई तेज है, तो सबको समझ में आए, किसी को भी दिक्कत न हो, इस प्रकार में समझा रहा हूं आप लोगों को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और प्रश्न नंबर क्या है, कह रहा है कि संख्याओं 92 और 510 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। अब इसका एलसीएम ज्ञात करना है 92 और 510 का, और ये भी प्रश्न 2 नंबर का लेना। चलिए देखते हैं। चलिए मैंने पेज ले लिया, ठीक है, मैंने पेज ले लिया। अगर आपको एलसीएम पूछा है दो संख्याओं का, तो इससे सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ोगे। तो 92 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ो और एक साइड आप 510 को, दोनों को अलग अलग तोड़ देते हैं। 92 का जब निकालोगे आप, तो 92 पहले 2 से कट जाएगा, 2 चौक को 8, 2 6 के 12, 46 बार में। फिर 2 से कटा दो, तो 2 दूनी के 4 और 2 तिहाई 6। अब ये 23 23 से ही कटेगा, तो 23 से कम 23। इसको कटाओ 510 को, तो 2 से कटा दो, तो 2 दूनी के 4, 2 5 10, 2 5 10। फिर यह किससे कटेगा, यह 3 से कटेगा, 3 से कटाओगे तो 3 8 24 और 3 5 15, 85। अभी किससे कटेगा, तो ये 5 से कटेगा, 5 से कितना कटेगा 17 5 85 होता है, तो 17 लिख दो। फिर यह 17 17 से कटेगा। इतना तो जानते हो आप लोग। अब इसको लिखोगे कैसे,
तो 92 का जब अभाज्य गुणनखंड आपने किया तो दो दो बार पे आया तो इसे लिखोगे 2 पे पावर 2 गुणे 23 एक बार आया तो 23 पे पावर 1। इसी तरह इधर लिखोगे 510 को आप क्या लिख सकते हो, 2 एक बार आया तो 2 पे पावर 1, 3 भी एक बार आया तो 3 पे पावर 1, 5 भी एक बार आया तो 5 पे पावर 1, 17 भी एक बार आया तो 17 पे पावर 1। निकालना है आपको एलसीएम। एलसीएम निकालने का तरीका क्या होता है कि सभी अभाज्य संख्या ले लो, सभी अभाज्य संख्या है। तो सभी अभाज्य संख्या क्या है, 2 3 5 17 23 सभी यही है। तो आपको 2 भी है, 3 भी है, 5 भी है, 17 भी है और 23 भी है। सबको ले लिया और सबकी बड़ी घात लीजिए। तो 2 की सबसे बड़ी घात क्या है, 2 पे पावर 2, 3 की सबसे बड़ी घात 3 पे पावर 1, 5 पे सबसे बड़ी घात एक ही है, 17 पे भी एक ही है, 23 पे भी एक ही है। एलसीएम निकालने का यही तरीका होता है कि सभी अभाज्य संख्या ले लीजिए, ठीक है, और उसकी सबसे बड़ी घात ले लीजिए। हमने ले लिया। अब 2 का स्क्वायर करोगे तो 4, 3 पे पावर 3, 5 पे पावर 1 5, 17 पे पावर 1 मतलब 17, 23। तो ये हो जाएगा आप लोगों का कितना, 4 3 12 12 5 60, 60 गुणे 17 गुणे कितना हो जाएगा 23। तब यहाँ पे 60 17 और 23 का जब गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 23,460। गुणा करोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया आप लोगों का आंसर, यही है आप लोगों का एलसीएम। तो एलसीएम भी हमने बिल्कुल डिटेल में समझा दिया कि ताकि कोई भी दिक्कत आप लोगों को ना हो। इसके बाद च वाला प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो सिद्ध करना है कि करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है और ये प्रश्न 2 नंबर के लिए दिया है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से समझिएगा। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, तो मैं यहीं से स्टार्ट करता हूँ, यहाँ जगह खाली नहीं, यहीं से कर देता हूँ इसके। तो सिद्ध कीजिए कि करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो आप लिखोगे कि माना, माना करड़ी में 3, क्या लिखोगे, माना, चलिए इसको यहां से करते हैं, ब्लर कर रहा है, मैं यहां से करता हूं। यहां लिखिए माना करड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है। जस्ट उसका उल्टा मानिए, वो अगर आपको अपरिमेय सिद्ध करने के लिए बोला है ना तो आप परिमेय मानिए, परिमेय संख्या है। समझ में आ गया आप लोगों को, पहली लाइन आपको समझ में आ गया। सबसे पहले मानो करड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है। अब मैं इस पेपर को साइड कर देता हूं, यहां से हल करता हूं प्रॉपर। अब तो सिर्फ हल ही करना है ना उसको। देखिए कैसे करोगे, माना करड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है। जब उसको आपने परिमेय संख्या मान लिया तो इसलिए आप कहोगे कि करड़ी में 3 जो है परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या के बराबर कर दो। तो आप कहोगे ए बाई बी, ए बाई बी के बराबर कर दिया क्योंकि ए बाई बी परिमेय संख्या होता है। लेकिन यहाँ पर कंडीशन लिखोगे कि परिमेय संख्या कब होगी, कि जहां ए कामा बी जो है सअभाज्य है। कैसा है, सअभाज्य है। परिमेय संख्या तभी होंगी जब ए और बी सभाज्य हैं और बी जो है 0 नहीं होना चाहिए। सभाजक मतलब समझते हो कि जहां ए और बी होगा दो संख्याएं, इनका एचसीएफ सिर्फ एक होना चाहिए। इनका एचसीएफ सिर्फ एक, मतलब एक के अलावा कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं होना चाहिए। अगर कोई दूसरा होता है एक के अलावा तो समझिए कि परिमेय संख्या कभी नहीं होगी। ठीक है, यहां तक इतना कर लोगे कि नहीं, इतना तो आप आसानी से कर पाओगे। अब एक लाइन लिखो कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पे, यहां पे लिखिएगा कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पे, तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पे, तो वर्ग करेंगे तो करड़ी 3 का वर्ग करोगे तो ये सिर्फ 3 आएगा, ठीक है। और ए का वर्ग करोगे तो ए स्क्वायर, बी का वर्ग करोगे तो बी स्क्वायर आएगा। तो यहां से आप बी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर बराबर आ जाएगा ए स्क्वायर बटे में 3। ऐसे ही आप मान लो समीकरण नंबर पहला, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज आपको दिख रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे क्या दिख रहा है कि 3 जो है ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। तो आप लिखोगे कि 3 जो है ए स्क्वायर को विभाजित करता है। इसको ऐसे ही लगाना पड़ेगा, इसका नियम ही यही होता है, ठीक है, विभाजित करता है। जब 3 ए स्क्वायर को विभाजित करता है तो इसलिए आप कहोगे कि 3 जो है ए को भी विभाजित करेगा। बिल्कुल सही बात है, वर्ग हटा दोगे तभी भी करेगा, विभाजित करता। ये लिखना पड़ेगा, नहीं नंबर नहीं मिलेगा, ये आपको लिखना पड़ेगा। जिस प्रकार मैं लिख रहा हूं, मुझे शौक नहीं लगा लिखने का, लेकिन इसको हल करने का यही तरीका है कि 3 जो है ए को भी विभाजित करेगा। तो
लिखोगे कि इसलिए हम क्या करेंगे कि a बराबर 3c, ठीक है, a बराबर 3c एक नियतांक मान लेंगे कि a बराबर 3c, और लिख देंगे कि जहां c क्या है, तो जहां लिखेंगे जहां c कोई पूर्णांक है, c कोई पूर्णांक है, c को मैंने एक पूर्णांक मान लिया। अब आपको करना क्या है कि जो a का वैल्यू निकला है उसको समीकरण पहला में रख दो। तो आप लिखोगे कि a का मान समीकरण पहला में रखने पे, a का मान समीकरण पहला में रखने पर, ठीक है, तो चलिए रख देते हैं a का मान समीकरण पहला में। तो a का मान समीकरण पहला में लिखोगे तो क्या है, बी स्क्वायर, तो ये तो हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, तो ए का वैल्यू क्या है 3c, तो हो जाएगा 3c का होल स्क्वायर, और बटे में 3, तो ये हो जाएगा 3। जब इसे हल करोगे तो हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर करोगे तो 9c स्क्वायर, और बटे में 3 होगा नहीं, 3 से घटा दो, 3 बार में कट जाएगा, तो हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर 3c स्क्वायर। होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। अब यहाँ पेज भर गया, मैं एक पेज ले लेता हूं अलग से, यहां तक नोट किए रहिएगा। तो यहां से आप देखोगे कि सी स्क्वायर का वैल्यू निकालो, तो ये सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, ये 3 गुणा में उधर जाएगा तो भाग में आ जाएगा, ये हो जाएगा कि सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर बटे में 3। यहां तक आपको समझ में आ गया कि नहीं, बिल्कुल। चलिए आ गया इतना। अब यहाँ पे एक चीज और देख रहे हो कि 3 जो है अब बी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, सेम जैसे ए वाला में किया हूं इसी तरह बी वाला में करना पड़ेगा। लिखेंगे कि 3 जो है बी स्क्वायर को विभाजित करता है, वही लाइन फिर से हमें लिखना पड़ेगा, विभाजित करता है। अब यही नियम ही है सॉल्व करने का, कोई शॉर्ट ट्रिक होता तो बता देता आप लोगों को। फिर लिखेंगे 3 जो है बी को भी विभाजित करेगा, 3 जो है बी को भी विभाजित करेगा। जैसे लिख रहा हूं वैसे आप नोट करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, करेगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को, विभाजित करेगा। बस एक लाइन और आप लोगों को लिखना है। तो यहां पे देखो 3 जो है ए को भी विभाजित कर रहा था, 3 जो है बी को भी विभाजित कर रहा था। अब मैंने शुरू में बताया कि परिमेय संख्या, जब मैंने माना था कि ए बटे बी जो है परिमेय संख्या है, मैंने बताया था ए और बी सिर्फ 1 से कटना चाहिए तभी परिमेय होगा, लेकिन यहाँ तो 3 से कट रहा है, 3 से भी ए कट रहा है, 3 से भी बी कट रहा है, मतलब कि सभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 3 से कट रहा है दोनों। तो वही लाइन लिखेंगे हम लोग कि 3 ए और बी, लिखेंगे 3 जो है ए और बी दोनों का अब उभयनिष्ठ गुणनखंड, ऐसे लिख लीजिए, उभयनिष्ठ गुणनखंड है, क्योंकि दोनों से कट रहा है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है, गुणनखंड है। ये लाइन लिख लिया, एक लाइन और लिखना पड़ेगा, परंतु लिखेंगे परंतु यह विरोधाभास है, विरोधाभास है, लिखेंगे परंतु यह क्या है, विरोधाभास है, क्योंकि ऊपर मैंने माना था परिमेय संख्या, अब ये हो रहा है अपरिमेय संख्या, क्योंकि 3 जो है उभयनिष्ठ गुणनखंड हो रहा है। परिमेय संख्या कब होती है, जब एक उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है। फिर लिखेंगे अतः, लास्ट लाइन है, अतः करणी में 2 जो है एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। समझ में आया क्वेश्चन आप लोगों को, समझ में आ गया होगा, क्योंकि करणी में 2 जो है परिमेय संख्या कब होता है, जब ए और बटे बी जो है सभाज्य संख्या होता है, सभाज्य मतलब उसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होता है, लेकिन यहाँ तो 3 हो रहा है, तो 3 हो रहा है तो जाहिर बात है कि वो परिमेय संख्या नहीं है। जब परिमेय संख्या ए बाई बी नहीं है तो करणी में 2 एक अपरिमेय संख्या होगा, सिंपल। इसको मैंने अच्छे तरीके से प्रूफ कर दिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, तो ये भी प्रश्न मैंने बिल्कुल डिटेल में आप लोगों को समझा दिया। अब आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अब अगला प्रश्न स्टार्ट होगा, तो यहां से प्रश्न 22 हो रहा है, और 22वां प्रश्न जो है वो 4 नंबर के लिए, कितने नंबर के लिए, 4 नंबर के लिए, मतलब लघुत्तरीय प्रश्न स्टार्ट हो गया। इसमें भी 5 खंड दिया है, इसको हल करना है। अब मेरे प्यारे बच्चों, इसको मैं अलग वीडियो बनाऊंगा क्योंकि वीडियो काफी बड़ी हो गई है। अब अगली वीडियो में लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय दोनों कंप्लीट करा दूंगा, कल मैं अपलोड कर देता हूं, देख लेना इसको। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना, जो भी क्वेश्चन बताया हूं 1 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करके जाना है, क्योंकि ये प्रश्न आएंगे आपके एग्जाम में। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।